स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है उनको यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि आपका जो एफर्ट है वो रैशनलाइज हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर आज जो डॉक्यूमेंट है वो इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बात करेगा। तो सिंपली इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया सभी ने? हैव यू पीपल डाउनलोडेड दिस डॉक्यूमेंट? राइट। और यार ये हल्के में मत लेना, अच्छी खासी मेहनत लगती है यार इसको कंपाइल करने में, जॉट डाउन करने में, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी इररिलेवेंट चीजें हैं, उनको फिल्टर आउट किया जा सकता है। ठीक है, एंड यस, जो हम क्रक्स डॉक्यूमेंट देते हैं उसको भी आप पढ़ सकते हो, उसमें इक्का दुक्का कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाएंगी। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बुरे वक्त में जैसे आ जाते हैं ना, बहुत ही टेढ़े क्वेश्चन, राइट। तो जनरली क्या होता है कि जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कभी कभी एक या दो क्वेश्चंस बच्चों को नहीं आते। ज्यादातर बच्चे उसके ऊपर कुछ भी गोली देने की कोशिश करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि अगर आप गोली देने की कोशिश करोगे, मतलब कुछ भी लिखने की कोशिश करोगे, उसमें एग्जामिनर जो एक परसेप्शन आपकी बनाकर रखता है ना आपके अच्छे आंसर्स के कारण, कई बार वो भी खराब हो जाती है। सो ऐसी चीज से हमें स्ट्रिक्टली बचना है, और ताकि ऐसी चीज ना हो इसलिए थोड़ा सा अगर हमें इक्का दुक्का एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता हो तो बेटर रहता है। तो उसके लिए क्रक्स डॉक्यूमेंट आप फॉलो कर सकते हो, बट जो भी करना है स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप should always be go with what I am giving you in my classes। ठीक है, ये चीज कीजिएगा, राइट। तो अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो सिंपली अब स्टार्ट करते हैं। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेंगे ताकि हमें सब कुछ क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, एंड डिस्प्ले वगैरह सब सही है, ग्रेट। तो कल हमने देखा कि नेपोलियन का कैसे राइज हुआ और कैसे बैटल ऑफ वाटरलू के बाद उनका फॉल भी हो गया। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि युग परिवर्तन हो रहे हैं, 19th सेंचुरी में हम एंटर होने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली 1800s वाले जो ईयर होते हैं उसे ही 19th सेंचुरी कहते हैं, और उस सेंचुरी की शुरुआत नेपोलियन के फॉल से एक तरीके से हो गई। राइज भी हुआ नेपोलियन का और फिर फॉल भी हो गया, राइट। तो 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की, लिबरलिज्म की और साथ ही साथ यूनिफिकेशन मूवमेंट्स की एक वेव स्टार्ट हो गई। इस वेव के पीछे दो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं इटली और जर्मनी के। ठीक है, इटालियन यूनिफिकेशन ये 1870 तक कंप्लीट हो गई और जर्मन यूनिफिकेशन 1871 में कंप्लीट हो गई, राइट। एंड विद दीज यूनिफिकेशंस देयर वाज एन एंड ऑफ द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर एंड राइज ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स। इन्हीं का देखा देखी जो यूरोप के बाकी भी दूसरे माइनर कंट्रीज हैं, राइट, उन्होंने भी, उनके यहाँ भी यूनिफिकेशन मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई। एंड इस यूनिफिकेशन में लैंग्वेज ने एक बहुत प्राइमरी रोल प्ले किया, राइट। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी रोल। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे टीचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे, चलो टीचर्स की एग्जांपल ही लेनी चाहिए, बट इन जनरल देखो, अगर जिस तरह का मेरा एक एक्सेंट है, ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मेरा एक एक्सेंट है, राइट, इस तरह के एक्सेंट को कहां पर देखा जाता है? जनरली अर्बन इंडिया में देखा जाता है। तो इसके साथ ना लिमिटेड लोग ही रिलेट कर पाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम थोड़ा सा बिहारी एक्सेंट करके बात करें तो एक बहुत मास वाली जनता है जो कनेक्ट कर पाती है। तो एक्चुअली कहने का मेरा ये मतलब है कि भाषा जो है, भाषा एक ऐसी चीज है जो रिलीजन से भी ज्यादा दो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, दो लोगों को आपस में जोड़ती है, द वे वी स्पीक। ठीक है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना मुनासिब समझा, और उसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि एक नेशनल लेवल पर भी एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्यों को आपस में इंटरकनेक्ट करे। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज और वर्नाक्युलर लैंग्वेज के साथ हमें प्यार होना चाहिए, लेकिन हम एक कंट्री हैं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज क्या है, पूरा का पूरा जैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, अलग अलग लिंग्विस्टिक कंट्रीज वहां पे बने हुए हैं। काइंड ऑफ हमारा भी कुछ उसी तरह का सिमिलर सिचुएशन है, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। ठीक है, तो इसमें एक लैंग्वेज पैन इंडिया लेवल पर होनी चाहिए। तो क्योंकि हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए, ऐसा हिंदी को एक्सेप्ट करने की बात करें तो उसमें ईगो आ जाती है कई स्टेट्स की, तो इसलिए इंग्लिश हैज बिकम वन लैंग्वेज जो कि हमारी अलग अलग स्टेट्स को आपस में कनेक्ट कर पा रही है। ठीक है, द मोमेंट आर पीपल, आर पॉलिटिशियंस दे रियलाइज कि नहीं यार, एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए जो एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करे, तो हो सकता है ये भी प्रोसेस क्या है, चेंज हो जाए। बट विदाउट डिविएटिंग एनी फर्दर, मुझे अब आपको ये बताना है कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन का, ये प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये स्टार्ट होती है वियना की कांग्रेस से, राइट।
कांग्रेस ऑफ वियना क्या था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गया, राइट, तो नेपोलियन वर्सेस कितने सारे दूसरे कंट्रीज थे, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटेन, राइट, इन्होंने दे बेसिकली गैंग्ड अप अपॉन नेपोलियन। तो जब नेपोलियन को फाइनली डिफीट कर दिया गया, तो उसके बाद ना कांग्रेस ऑफ वियना को कन्वीन किया जाता है, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक गैदरिंग इन यूरोपियन हिस्ट्री, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोगों ने ये सोचा था, जो लोग इस कांग्रेस को कन्वीन कर रहे थे, इसको एक तरीके से डायरेक्ट कर रहे थे, स्टीयर कर रहे थे, उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूरोप का पॉलिटिकल मैप जो है उसको दोबारा से रीड्रॉ करें, राइट, स्टेबिलिटी को दोबारा से इनिशिएट करें, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एकदम खत्म सी हो गई थी। 1789 से लेके 1815 तक यूरोप में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस रही थी, एंड उसका जो मेन कॉज था इट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आइडियल्स बाकी यूरोपियन कंट्रीज में फैलने स्टार्ट हो गए, तो वहां पर भी क्या है, रेवोल्यूशंस हो रही हैं, मास अपराइजिंग्स हो रही हैं, सिविल वॉर्स हो रही हैं। तो इसलिए ये जो पुरानी मोनार्कीज थी, जिसमें ऑस्ट्रिया ने सबसे इंपॉर्टेंट लीड ली, तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है इसको वापस रिस्टोर करना है, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन से सो कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हो रहा है, ये अराजकता को जन्म दे रहा है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, एक मीटिंग बिठाई गई, जो पावर्स थी जो नेपोलियनिक वॉर्स में इन्वॉल्व थी, तो उन पावर्स ने कहा कि चलो वियना जो ऑस्ट्रिया में है यहां पर आकर मिलते हैं, और इधर अब डिसाइड करते हैं कि किस तरह से टेरिटरीज, जो हमने नेपोलियन के टेरिटरीज को एनेक्स किया है, इसको आपस में कैसे हम डिवाइड करेंगे, और कैसे नए ये जो न्यूली फॉर्म्ड रीड्रॉन बाउंड्रीज बनी है, इसमें कौन सी डायनेस्टी का राज होना चाहिए। तो वियना ऑस्ट्रिया में एक शहर का नाम है, राइट, यहां पर कांग्रेस होती है, सितंबर 1814 से लेकर ये जून 1815 तक कंडक्ट की जाती है, एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड द गाइडिंग प्रिंसिपल, एक मूल सिद्धांत जिसके ऊपर ये कांग्रेस बेस्ड थी, वो क्या था कि बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में रिटेन करना है, ताकि फ्यूचर रेवोल्यूशंस को रोका जा सके और इन रेवोल्यूशंस की वजह से होने वाली वॉर्स भी खत्म की जा सके। यहां तक किसी को कोई गिला शिकवा? सिंपल है, ठीक है। लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद क्या होता है, संधि होती है, ट्रीटी होती है, सोचा जाता है कि आगे अब क्या रोड मैप होना चाहिए, वही रोड मैप यहां पर बनाने की क्या हो रही है, कोशिश हो रही है, ठीक है। अब देखो, यहां पर अब इंटरेस्टिंग चीजें स्टार्ट होंगी। अब जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहां पर, राइट, इधर फ्रांस को भी इंक्लूड किया गया था, बिकॉज ये इवन दो फ्रांस या नेपोलियन कहें ये हार गया था, लेकिन स्टिल फ्रांस की ही टेरिटरी जो थी उसकी एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, और फ्रांस में एक स्थिरता लाने की जरूरत थी। तो यहां पर ना बाकी सभी ने, चाहते तो फ्रांस को थोड़ा बुली भी कर सकते थे, राइट, लेकिन इन्होंने ध्यान रखा कि फ्रांस को बुली नहीं करना, क्योंकि अगर इधर बुली हुए, फ्रांस बुली हुआ, तो दोबारा से फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो बड़े ही तरीके से यहाँ पर बिग फोर थे, ठीक है, बिग फोर विक्टर्स ओवर नेपोलियन के अगेंस्ट जिन्होंने गैंग अप किया था, तो वो कौन थे? ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, राइट, इन्होंने गैंग अप किया था। तो दीज वर द बिग फोर, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रूशिया। ऑस्ट्रिया के प्रिंस क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, ठीक है, इनको शॉर्ट में अपने मेंस के आंसर में सीधा मेटरनिक लिखना, आपने क्यों वर्ड्स बढ़ाने, ठीक है। मेटरनिक ने इस कांग्रेस को बेसिकली होस्ट किया था, और साथ ही साथ इस कांग्रेस का मेन आर्किटेक्ट भी ये मेटरनिक ही था। ब्रिटेन से जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राइट, बेसिकली जो कैबिनेट मेंबर थे ब्रिटेन के, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड कैसल रीग, ठीक है, लॉर्ड कैसल रीग, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटेन को। रशिया से आए थे सार अलेक्जेंडर द फर्स्ट। प्रूशिया से कौन आए? कार्ल वॉन हार्डनबर्ग, ठीक है, ये भी क्या है, प्रूशिया की सरकार के एक डिप्लोमेट हैं, ठीक है। तो मेटरनिक ने यहां पर पूरे स्ट्रिंग्स पुल किए, जो कठपुतलियां हैं वो सारी की सारी जो हैं, ऑस्ट्रिया यहां पे स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त तक ऑस्ट्रिया यूरोप का सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री था, ठीक है। बाकी सारे कंट्रीज जो थे वो यूनाइटेड थे ही नहीं। यूके जो था वो मेनलैंड यूरोप से अलग था, तो उधर क्या हो रहा है ज्यादा किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। तो जो मेनलैंड यूरोप है उसमें सेंट्रल लोकेशन पे लोकेटेड होने की वजह से, एंड हैविंग वास्ट टेरिटरी, एंड ज्यादा टेरिटरी है तो टैक्स भी ज्यादा, स्टैंडिंग आर्मी भी ज्यादा, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ऑस्ट्रिया एक बहुत पावरफुल कंट्री था। और इसी वजह से ऑस्ट्रिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी चीज कहीं और दूसरे यूरोप में आए और धीरे धीरे उसके एम्पायर में भी आ जाए, जिससे कि इतने बड़े एम्पायर की सत्ता उसके हाथ से चली जाए, ठीक है। तो इसलिए मेटरनिक वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड
कि भाई किसी भी तरह आने वाले सालों में हमने रेवोल्यूशंस को पूरी तरह से नस्तो नाबूद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या किया गया, रिस्टोरेशन की गई। ठीक है, कई सारी जगहों पर जहां जहां रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस में नहीं, स्पेन एंड नेपल्स में भी हुई थी। ठीक है, हालांकि हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज प्राइमरी, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी थी उनको रिस्टोर करवाने का काम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो प्रिंसिपल गोल क्या था कि पुरानी डायनेस्टीज को रिस्टोर करवाया जाए। तो इसलिए फ्रांस, स्पेन और नेपल्स में बर्बन डायनेस्टी, इन्हीं के अलग अलग, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी काफी बड़ी फैमिली ऐसे स्प्रेड आउट थी। ठीक है, अलग अलग जगहों पर इनका रूल चल रहा था इंक्लूडिंग फ्रांस। तो स्पेन, नेपल्स एंड फ्रांस में बर्बन्स को वापस से गद्दी पर बिठाया गया। ठीक है, इसके बाद प्री रेवोल्यूशनरी मोनार्कीज कहीं और पर भी जो टॉपल डाउन हो गई थी, लोगों ने उनको सत्ता से हटा दिया था, तो उनको भी वापस रिस्टोर करवाया गया सो दैट द ओल्ड ऑर्डर कैन बी ब्रॉट बैक। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई गिला शिकवा? ठीक है, मेटरनिक है, वो वापस चीजों को दोबारा वैसा ही करना चाहता है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले था, तो दैट इज वाई ये सब चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रिस्टोरेशन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप है बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुई, उस रेवोल्यूशन की एक आउटकम क्या थी, राइज ऑफ नेपोलियन। राइज ऑफ नेपोलियन जब हुआ तो उसने पूरे यूरोप में ऑस्ट्रिया की जो हेजिमनी थी उसको हिलाकर रख दिया। नेपोलियन के अंडर का जो फ्रांस था वो यूरोप का, मेनलैंड यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम बन गया। ठीक है, तो इस वजह से ऑस्ट्रिया को ये बात पसंद नहीं आई और ऑस्ट्रिया ने कहा कि यार ये जो पावर बैलेंस है ये मेरी तरफ टिल्ट करना चाहिए। जैसे आज की डेट में यूएसए टाइम टू टाइम यही कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो उसकी फेवर में रहना चाहिए। तो सिमिलरली यहां पर ऑस्ट्रिया, ठीक है, उसके अंदर एक मंशा ये आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ऑस्ट्रिया को नेपोलियन के खिलाफ वॉर में सपोर्ट करने वाले दूसरे कंट्रीज भी हैं, रशिया है, यूके है, प्रूशिया है। ठीक है, तो वो भी चेक्स एंड बैलेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं कि मेटरनिक की वो चालाकियां ये समझ जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस ऑफ वियना में ये डिसाइड किया गया दैट नो सिंगल कंट्री शुड डोमिनेट यूरोप अगेन। जैसे फ्रांस ने डोमिनेट कर दिया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम थोप दिया था, उस कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ था, राइट, एंड वॉर्स में हम एंटर हो गए थे। तो एक सिंगल कंट्री को यूरोप को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो सबसे ज्यादा खतरा ना इन विक्टर पावर्स को फ्रांस से ही था, क्योंकि फ्रांस में टेंडेंसीज थी, राइट, वहां पर टेंडेंसीज थी क्योंकि उनके लोगों में रेवोल्यूशनरी आइडियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और इन्हीं लोगों में से एक नया लीडर इमर्ज हो सकता था जो दोबारा से नेपोलियन की तरह फ्रांस को आगे सेल थ्रू करते हुए पूरे यूरोप का पावर बैलेंस बिगाड़ सकता था। तो इसलिए इन कंट्रीज ने खास ध्यान रखा कि फ्रांस के जो पड़ोसी मुल्क है ना, इनको थोड़ा पावरफुल बनाया जाए ताकि फ्रांस की आने वाले समय में अगर कोई एग्रेशन होती है तो वो मैक्सिमम तरीके से कंट्रोल्ड रहे। ठीक है, यहां पर ये कोशिश की गई, राइट। इसके बाद सिर्फ लेजिटिमेट मोनार्क्स, ठीक है, यानी कि नेपोलियन से पहले जो रॉयल फैमिलीज थी, जो राज करती थी, जिनको लेकर रोमन कैथोलिक पोप ये बोलते थे कि भगवान जी की कृपा इन राजाओं के ऊपर है, भगवान जी खुद हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए इन राजाओं के ऊपर उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा हुआ है और हमें बता दिया, इसलिए हम इनके सिर पे ऐसे ताज रखेंगे और ये आपको गवर्न करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेजिटिमेट मोनार्क्स इन लोगों के नजरों में थे, प्री नेपोलियनिक रॉयल फैमिलीज, तो यहां पर कांग्रेस ऑफ वियना में डिसाइड किया कि ओनली दे हैव द राइट टू रूल। हालांकि ये कोशिश की गई कि सिर्फ उन्हीं की सत्ता रहे, बट वो हो नहीं पाया। बर्बन डायनेस्टी भी जो थी ना, ये 1848 में एक दोबारा रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, 1848 में दोबारा रेवोल्यूशन हुई थी, तो वहां पर बर्बन फैमिली को दोबारा से डिथ्रोन कर दिया गया था एंड नेपोलियन द थर्ड को राजा बना दिया गया था। ठीक है, नेपोलियन द थर्ड कौन था? नेपोलियन बोनापार्टे का भतीजा, उसके भाई का बेटा। ठीक है, तो ये वैसे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, राइट, दिमाग में रख लेना, एज सच जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना, राइट। तो लेजिटिमेट मोनार्क्स का इन्होंने कहा कि हम इन्हीं की सत्ता यहां पर इंश्योर करके रखेंगे, राइट। अब कंपनसेशन की बात है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, इतनी बड़ी पावर को फ्रांस अंडर नेपोलियन, इट टर्न्ड आउट टू बी सच अ ह्यूज पावर, राइट, कितने सारे टेरिटोरियल गेन्स भी इसने कर लिए थे। तो अब जब इसको डिफीट कर दिया है, नेपोलियन ने दोबारा लड़ने की कोशिश की, उसको भी अच्छे से डिफीट कर दिया, साथ ही साथ फ्रांस के पड़ोसी मुल्कों को भी स्ट्रॉन्ग करना है,
राइट। तो जब भी वॉर ऐसे खत्म होती है तो उसमें जो टेरिटरी होती है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, और जो पावर जीत जाती है उसकी आंखों में लालच होता है, तो टेरिटोरियल गेन्स करने की यहां पर कोशिश की गई। ठीक है, तो मेजर टेरिटोरियल चेंजेस क्या किए गए? फ्रांस को क्या कहा, जो इसके 1792 में जो बॉर्डर्स है ना, राइट, 1792 के जो बॉर्डर्स है बेसिकली जस्ट इमीडिएटली आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास के टाइम पर जो फ्रांस का एक टेरिटोरियल बॉर्डर हुआ करता था, तो उसको वहां तक रिस्टोर करवा दिया, राइट। लेकिन ध्यान रखा गया कि फ्रांस को ह्यूमिलिएट ना किया जाए, क्योंकि जहां इन पावर्स ने फ्रांस को ह्यूमिलिएट किया नहीं, इनका इन्होंने फ्रांस के लोगों को अपना दुश्मन बना लेना है। और जब किसी देश के लोग, ठीक है, जब किसी देश का कोई बाहरी ताकत एक दुश्मन बनती है, वो उस देश में नेशनलिज्म की भावना को और ज्यादा फलीभूत कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए ये जो दूसरी कंट्रीज थी, इन्होंने कहा कि फ्रांस के बॉर्डर को 1792 तक हम सीमित रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि इसको ह्यूमिलिएशन ना दी जाए। तो इन्होंने इसको इसी तरह से जस्टिफाई किया कि इलीगल तरीके से एग्रेशन दिखा के, गलत साम दाम दंड भेद यूज करके नेपोलियन ने, रॉबस्पियर ने ये सारी टेरिटरीज एक्वायर की थी, तो वो सही नहीं है। जो जिसकी टेरिटरी है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम वापस उनको दिलवा रहे हैं। ठीक है, अब ये सब करते हुए ऑस्ट्रिया ने, मेटरनिक क्योंकि होस्ट और आर्किटेक्ट था कांग्रेस ऑफ वियना का, तो मेटरनिक ने बड़ी चालाकी से क्या किया, इटली में मौजूद दो जगहें थी, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, ठीक है, और कुछ पार्ट पोलैंड का था। तो ऑस्ट्रिया ने इटली का लोम्बार्डी एंड वेनेशिया अपने कंट्रोल में ले लिया, जो एक समय पर फ्रांस ने अंडर नेपोलियन एक्सपैंड करते करते फ्रेंच कंट्रोल इस पे आ गया था, बट ऑस्ट्रिया ने कहा कि लोम्बार्डी वेनेशिया जो है ये मेरा है। ठीक है, पोलैंड के भी कई पार्ट्स के ऊपर ऑस्ट्रिया ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया, तो यूरोप के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ये एक तरीके से बन गया, राइट। प्रूशिया ने क्या किया, राइन नदी के पास का जो इलाका है, इट इज रियली रिसोर्सफुल, ठीक है, खूब रिसोर्सेज वहां पर मौजूद हैं, राइट। तो प्रूशिया को राइन लैंड मिला, साथ ही साथ सैक्सोनी और पोमेरानिया, राइट, सैक्सोनी और पोमेरानिया ये इनको दे दिए गए, राइट। अगर ये आप मैप देखोगे, ठीक है, इस मैप के अंदर जैसे ऑस्ट्रिया है उसमें डार्क येलो और लाइट येलो कलर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो डार्क येलो कलर जो है ये किस चीज का है, कि जो ऑस्ट्रिया का अपना ओरिजिनल टेरिटरी थी बिफोर कांग्रेस ऑफ वियना। और ये जो लाइट येलो कलर है, लाइट येलो कलर बताता है कि ऑस्ट्रिया ने गेन कैसे किया, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने गेन कैसे किया। फ्रांस ने इटली के कई सारे पार्ट्स को एनेक्स कर लिया था, तो ये जो ब्राइट येलो कलर के पार्ट्स हैं, ठीक है, सिसिली, सार्दिनिया एक्सेट्रा, ये ब्राइट येलो कलर के पार्ट्स जो हैं ये इटली को रिस्टोर कर दिए गए थे। ठीक है, सिमिलरली जो प्रूशिया है, प्रूशिया ने यहां पर राइनलैंड, ठीक है, राइनलैंड के साथ साथ सैक्सोनी एंड पोमेरानिया इसको एनेक्स कर लिया था, राइट। तो ये कुछ टेरिटोरियल गेन्स यहां पर हुए, ठीक है। तो इतना हमें, बेसिकली इतना ही हमें जानना है, बाकी दूसरे पावर्स ने भी, जैसे रशिया भी थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ था, राइट, रशिया भी एक्सपैंड हुआ था, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने थोड़ा पोलैंड के भी हिस्सों को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली टेरिटोरियल गेन्स इनको मिल गए थे। अब ये टेरिटोरियल गेन्स एग्जैक्टली किस तरह से इटली की यूनिफिकेशन में काम आएंगे, इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, वो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डोंट थिंक कि आपको एग्जाम में इस मैप को ड्रॉ करना पड़ सकता है, ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर दिया गया है, ठीक है। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, इतने फैक्ट्स जो हैं इनको थोड़ा सा याद करके आप अपने आंसर में अगर लिख देंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है, काफी होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड मैप जीएस के पेपर में सच में ड्रॉ करने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यहां तक कोई गिला शिकवा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, प्लीज बताइए। हाँ ठीक है, आउटकम्स की हमने अब बात करनी है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस दी आउटकम्स ऑफ दिस कांग्रेस वियना। तो कांग्रेस की वियना की वजह से क्या हुआ कि यूरोप में पीस एंड स्टेबिलिटी रही, ठीक है। दे वर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग बैक एंड रिस्टोरिंग द ओल्ड मोनार्कीज, एंड रेवोल्यूशन जो थी वो एक तरीके से स्थगित सी हो गई थी। तो इसलिए 40 साल तक, लगभग 40 सालों तक, राइट, ये स्टेबिलिटी रही। लेकिन 1848 में दोबारा से यूरोप के अंदर रेवोल्यूशनरी माहौल बनना स्टार्ट हो गया। क्यों बनना स्टार्ट हो गया? क्योंकि जब एक बार लोगों ने रेवोल्यूशन देख ली और उस रेवोल्यूशन से चीजों को चेंज होता हुआ देख लिया, नो डाउट थोड़ी अराजकता आती है,
लेकिन साथ साथ फ्लरिश होता हुआ भी देखा, जैसे फ्रांस ने ही फ्लरिश होता हुआ देखा। पूरी यूरोप के दूसरे आम जनता ने फ्रांस को फ्लरिश होते हुए देखा और पता लगा कि जैसे बेसिकली क्या है कि आज की डेट में इंडिया क्या है, इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, यूरोप हमारे इंडिया की तरह ही है, ठीक है। बस फर्क ये है कि वहां पर ये जो स्टेट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट नेशंस, राइट। तो हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ रिश्तेदार होंगे, राजस्थान में होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि यूरोप में भी ऐसा देखा जाने लग पड़ा कि जैसे रिलेटिव्स अगर किसी के हैं, तो फ्रांस में पहले क्या है कि उनका जो स्टेटस था बड़ा ही ऐसे खस्ता हालत थी, खराब हालत थी। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आई, तो उसमें उन्होंने देखा कि मेरिट बेस्ड सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उन्होंने अपने निम्न वर्ग के रिश्तेदारों को टैलेंट के आधार पर तरक्की करते हुए देखा। तो क्या हुआ, सोशल मोबिलिटी होना स्टार्ट हो गई। तो इस तरह की चीजें देखकर समवन स्टार्ट्स थिंकिंग कि यार हमारा राजा कर क्या रहा है, वी ऑल्सो वांट सिमिलर सिचुएशन, वी ऑल्सो वांट सिमिलर गवर्नेंस, जहां पर मेरिट बेस्ड ग्रोथ हो। हम भी अपने सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अगर हमें टैलेंट है, हम मेहनत कर सकते हैं, तो वी वांट टू इंप्रूव, वी वांट टू गेट अपलिफ्टेड, ठीक है। यहां पर भी होता ना कि जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ना एक चीज क्या कर रखी है, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर ना वो रिबेट देते हैं, जिसकी वजह से ना एक कार है बड़ी फेमस, इनोवा हाई क्रॉस। तो वो उत्तर प्रदेश में 2 सवा 2 लाख सस्ती मिल जाती है, ठीक है। बट उसके लिए वहां का एड्रेस प्रूफ होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। दिस इज नॉट द केस विद दिल्ली, दिस इज नॉट द केस विद पंजाब। तो यहाँ पर बैठे लोग क्या हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पर यूरोप के लोग भी यही सोच रहे हैं। इस वजह से 40 साल तक तो स्टेबिलिटी सी रही, लेकिन 40 साल के बाद पीपल हैड हैड इट इनफ एंड दे सेड कि यार इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। राजा जी, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल सही नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा, राइट। तो इसलिए रेवोल्यूशन यहां पर स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कंजर्वेटिव ऑर्डर बना था कांग्रेस, वियना कांग्रेस के बाद। लिबरलिज्म नेशनलिज्म को इसने सप्रेस करने की कोशिश की थी, और किसी भी चीज को सप्रेस अगर जरूरत से ज्यादा करो ना, तो वहां पर यही चीज होती है कि वो उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी से वापस रिसर्ज कर जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ही जब कंजर्वेटिव ऑर्डर से लोग डिसएंचेंट होना स्टार्ट हो गए, दे वांटेड चेंज, राइट। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इस तरह के रेवोल्यूशनरी और इस रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनालिटीज को अरेस्ट भी कर लेती थी, देश निकाला भी मिल जाता था, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा कि बेचारा कार्ल मार्क्स पता नहीं अपने जीवन काल में कितने देश छोड़ के गया हुआ है ना, कितने देशों से उसको बैन कर रखा था, राइट। बट एनीवेज, यहां पर क्या है कि अंडरग्राउंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अब स्टार्ट हो चुकी हैं, और इटली जर्मनी में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये चल रहा है प्रोसेस, ठीक है, राइट। वियना कांग्रेस ने एक और काम किया कि एटलीस्ट इन 40 सालों के लिए जो मेनार्कीज और एरिस्टोक्रेसीज थी उनको स्ट्रेंथन कर दिया, राइट। और इनको स्ट्रेंथन करके कॉमन जनता की एस्पिरेशंस को इग्नोर करने की वजह से रेवोल्यूशनरी आइडियल्स की दोबारा एक रिसर्जेंस हम क्लियरली देख पाते हैं, राइट। तो ऑल इन ऑल, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने पढ़ना शुरू किया था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो अंत है, ये हम मान सकते हैं। वैसे तो देखो, नपोलियन ने जब खुद की ताजपोशी की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक तरीके से किल कर दिया था, बट इवन देन फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को वो कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है, कुछ हद तक, ठीक है। रिफॉर्म्स जो थे, जो चेंजेस लेकर आने थे, वो आगे उसने इंट्रोड्यूस किए। लेकिन प्रॉपरली फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर अग्नि है, उस अग्नि को एकदम ठंडा करने का काम जिसने किया, वो ये कांग्रेस वियना थी, ठीक है, वियना कांग्रेस थी, ठीक है। दिस कांग्रेस वियना, इट कंप्लीटली एंडेड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड स्टार्टेड एन एरा ऑफ कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी इन यूरोप, राइट। और इसी की वजह से जो एक पावर बैलेंस सिस्टम इमर्ज होता है, वो वर्ल्ड वॉर 1 को भी ट्रिगर करता है। जो मेटरनिक था, उसकी डिप्लोमेसी, इट टर्न्ड आउट टू बी सिनोनिमस विद कंजर्वेटिव रिएक्शन, ठीक है। मेटरनिक ने बहुत कंजर्वेटिव और राइटिस्ट सी अप्रोच को फॉलो किया। राइटिस्ट बेसिकली आज की डेट का लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट में कंफ्यूज ना होना। बेसिकली उसने मोनार्कीज को फेवर किया, भाड़ में गई जनता, राइट। और उसने कॉमन एस्पिरेशंस को देखा ही नहीं, ठीक है। अगर चाहता तो कॉमन एस्पिरेशंस को अकोमोडेट करते हुए भी ये सेम पीस एंड पावर बैलेंस इनिशिएट किया जा सकता था। बट मेटरनिक वाज वेरी मच एम्बिशियस कि नहीं, हमें अपनी सत्ता को मेंटेन करके रखना, बाकी सारी बातें बाद में, ठीक है।
इसी वजह से क्या है, लोगों में अब डिस्कंटेंटमेंट आएगी और इस डिस्कंटेंटमेंट से अब इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन होगी। ठीक है, तो इटली और जर्मनी यूनिफाइड कंट्रीज पहली बात तो नहीं थे। आज जिस तरीके से हम देखते हैं उस तरीके से ये यूनिफाइड कंट्रीज नहीं थे, दे वर फ्रेगमेंटेड इनटू मल्टीपल किंगडम्स एंड प्रिंसिपैलिटीज। मल्टीपल किंगडम्स प्रिंसिपैलिटीज का क्या मतलब है कि जैसे राजा तो बैठा हुआ है कोई, लेकिन वो राजा अपनी कैपिटल में है, कहने को ये एरिया भी उसके अंडर आते हैं, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट रूल वहां के किसी लोकल इंसान का हो रहा है। ठीक है, जिसकी एलिजियंस कभी इधर आती थी, कभी उधर चली जाती थी। ठीक है, कभी ऑस्ट्रिया उस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस इनिशिएट कर देता था। तो ऐसी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, फ्रेगमेंटेड से मल्टीपल किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे। राइट, ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था, इट वॉज द चीफ ऑब्स्टिकल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ बोथ इटली एंड जर्मनी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ व्हाई। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ऑस्ट्रिया जो था ये सबसे बड़ी अड़चन थी जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन को लेकर, तो इसका रीजन क्या, व्हाई, क्यों थी ये सबसे बड़ी अड़चन? सोना नहीं है क्लास के अंदर। ठीक है, ऐसा सोना नहीं है भाई, आंसर कीजिए प्लीज आंसर। सब सो रहे हैं। ठीक है यार, आपकी गलती नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री सब लोग यही सोचते हैं। हाँ, वेरी सिंपल, घनश्याम ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को हेजेमनी चाहिए थी, डोमिनेंस चाहिए थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता था, वो ना फ्रांस को इमर्ज होना चाहता था, ना ही वो चाहता था कि ये जर्मनी और इटली यूनिफाई होकर उसके लिए कोई खतरा या चैलेंज बने। मैप में हमने वैसे भी देख लिया कि ऑस्ट्रिया के पड़ोसी मुल्कों में इटली जर्मनी आता है। ठीक है, सिंपल है। राइट, और ये सोना नहीं है भाई। बहुत से बच्चों में ना टेंडेंसी रहती है कि क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो भाई मेंस में आता है, तो जब मेंस आएगा तभी देखेंगे। मेंस में इतना कम समय होता है ना कि वहां पर उस समय अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे, लिटरली यू विल गेट ओवरवेल्म्ड। अभी एटलीस्ट इतना कर लिया ना, जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, कम से कम इतना आपने कर लिया, तब जाके उस समय पर अगर थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन और करनी है तो वो हो जाती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर इतना भी ना किया और सोने चले गए, फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, फिर आपके प्रीलिम्स क्लियर करने का कोई फायदा नहीं है। बस उसको मतलब ठीक है, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ यार मैं प्रीलिम्स तो मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है, दुनिया के देश के टॉप 12% लोगों में आप आ गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो यार सिलेक्शन करने के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं ना, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जो है ये चीफ ऑब्स्टेकल बन रहा है, क्योंकि कई सारे इटली के पार्ट्स को ये डायरेक्टली कंट्रोल करता था, और जर्मन कन्फेडरेशन जो थी प्रशिया के अंदर, ठीक है, तो उसमें भी इसका हस्तक्षेप अच्छा खासा होता था। ठीक है, जर्मन कन्फेडरेशन के भी इंटरनल अफेयर्स में मेडल करता था ये। राइट, तो ये चीज अब होगी। अब सीधा इटली की यूनिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इटली का मैप नजर आ रहा है आपको? अगर नजर आ रहा है तो टाइप क्लियर एंड विजिबल इन द कमेंट सेक्शन। जब तक कमेंट नहीं करोगे मैं आगे नहीं चलूंगा। और अगर आगे नहीं ऐसे ही रहे हम, तो 9 बजे तक इस क्लास को कंप्लीट घोषित कर दिया जाएगा, चाहे हम डिस्कशन करें या ना करें। ठीक है, क्लियर एंड विजिबल। थैंक यू घनश्याम, थैंक यू प्रिया। बाकी इनोल, शानू, आपको विजिबल नहीं है ये मैप? भाई नींद मुझे भी आ रही है, बट हमें करना है यार ये। थैंक यू एकता फॉर कंफर्मिंग। चलिए, अब यहां पर देखो इटली की क्या सिचुएशन है। इटली में सबसे पहले तो देर इज अ प्लेस कॉल्ड सार्दिनिया एंड पिडमोंट। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड सार्दिनिया एंड पिडमोंट। इटली के अंदर सिर्फ यही कन्फेडरेसी थी जो एक इंडिपेंडेंट इटालियन स्टेट कहलाने के लायक थी। ठीक है, सार्दिनिया पिडमोंट ही इंडिपेंडेंट था। बाकी ये छोटे छोटे राज्य जो थे, इन ये ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, या फिर अपने लोकल चीफ्स के इन्फ्लुएंस में थे। सिर्फ इटली का अगर हम बात करें ना, सिर्फ यही सार्दिनिया एंड पिडमोंट वर द ओनली इंडिपेंडेंट इटालियन स्टेट्स। उसके बाद आता था ये ब्राइट ग्रीन कलर का लोम्बार्डी। लोम्बार्डी किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास। कांग्रेस वियना के बाद उसने, वियना कांग्रेस के बाद उसने एनेक्स कर लिया था। और ये जो वेनेशिया था, ये भी किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास। तो लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर जो इटली का पड़ोसी मुल्क है, तो उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और यहां तक पहुंचने की वजह से ये इंश्योर करता था कि ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, इनके ऊपर भी इसका एक कंट्रोल रहे। ठीक है, इसके बाद आती थी पेपल स्टेट्स। ठीक है, ये वाली पेपल स्टेट्स, यहां पर रोम है, तो यहां पर पोप की सत्ता चलती थी, कि चर्च का एक तरीके से रूल इन पेपल स्टेट्स में चल रहा था। ठीक है, पेपल स्टेट्स में यहां पर
पोप का राज चल रहा था, तो इधर भी सार्दिनिया पिडमोंट का जो राजा था उसका उसका इतना से नहीं होता था, राइट। उसके बाद आता था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये येलो कलर का, ठीक है। दिस येलो कलर्ड पोर्शन इज कॉल्ड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, दिस इज द सर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, राइट। ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में बर्बन फैमिली का राज चल रहा था, राइट। तो बर्बन फैमिली मतलब फ्रांस के साथ साथ दूसरे एरियाज में भी, जैसे स्पेन नेपल्स में इनका रूल था, यहाँ किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में नेपल्स यहाँ पर है ना, इधर ही नेपल्स है, नेपल्स में बिठा दिया था बर्बन फैमिली को, तो इधर बर्बन डायनेस्टी का राज चल रहा था। और उसके बाद डचीज ऑफ पार्मा, मोडेना, टस्कनी एटसेट्रा ये आ जाते हैं। डचीज का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट स्मॉल सिटी स्टेट्स ऑफ पार्मा, मोडेना एंड छोटे छोटे दूसरे, ठीक है। ये टस्कनी, पार्मा, मोडेना एंड इसी रीजन में छोटे छोटे से थे। तो कुल मिलाकर इस डायग्राम को, और जो लेफ्ट साइड पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, कैन यू सी क्लियरली कि इटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? लार्जली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? आंसर कीजिए प्लीज, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? अरे बता दो यार। पांच, पांच, 5 पार्ट्स। सार्दिनिया पिडमोंट 1, ठीक है, सार्दिनिया पिडमोंट, लंबार्डी एंड वेनेशिया, ठीक है, इसको है ना, लंबार्डी वेनेशिया ऑस्ट्रिया के पास। उसके बाद पेपल स्टेट्स, उसके बाद किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड उसके बाद ये छुट 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 डच, ये डचीज, पार्मा, मोडेना, टस्कनी वगैरह वगैरह, 5 पार्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए ये जो इटालियन यूनिफिकेशन का प्रोसेस होगा, ये कितने पार्ट्स में कंप्लीट होगा? 5 पार्ट्स में, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, मेन लीड ये पिडमोंट सार्दिनिया लेगा, मेन लीड, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, लोम्बार्डी वेनेशिया को अलग अलग फेजेस में एक्वायर किया था, तो इसलिए 5 पार्ट्स में ये एनेक्स किया जाएगा, पूरा इटली यूनिफाई होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आएगा क्वेश्चन क्रिटिकली, नहीं क्रिटिकली नहीं, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट यू कैन गेट। और इसी तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके आपको ये बताना पड़ सकता है कि इटालियन यूनिफिकेशन एक्चुअली में हुई कैसे। तो उसमें फेजेस अगर हम दिखा पाएंगे, तो वहां पर क्या है कि हमारे आंसर को एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली जो एग्जामिनर चाहता है कि आप करो, ठीक है। एक पैराग्राफ उठा के लिख दोगे, वो लगेगा न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जिसमें जोर लग रहा है, लेकिन फेज में डिवाइड करके एक्सप्लेन करोगे तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर द एग्जामिनर, जिसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले जो मेन पर्सनालिटीज हैं इस इटली की यूनिफिकेशन में, इनको पढ़ेंगे, उसके बाद ये फेजेस को देखेंगे, ठीक है। मेन पर्सनालिटी कौन है? सबसे पहले गुसेप मेज़नी। गुसेप मेज़नी वाज द ideological force behind unification of Italy, right? You can utilize this statement as an introduction of an answer, जहां पर गुसेप मेज़नी की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है। और 150 वर्ड्स का ही क्वेश्चन इस पे बनेगा, 250 का नहीं बनेगा। अगर 250 का बना तो उसमें डिस्कस द मेजर पर्सनालिटीज दैट कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 18th 19th सेंचुरी, ऐसे पूछा जा सकता है, राइट। तो अगर सिर्फ गुस्सप मेज़नी पे आया तो 150 वर्ड्स, सभी पर्सनालिटीज पे आया तो वो 250 वर्ड्स पे आएगा। तो गुस्सप मेज़नी वाज द आइडियोलॉजिकल फोर्स बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ही फाउंडेड यंग इटली इन 1831। व्हाट वाज इट? क्योंकि कंजर्वेटिव रिजीम्स आ गई थी वापस यूरोप में, इसलिए हर एक वो लोग और ऑर्गेनाइजेशंस जो रेवोल्यूशनरी बातें करते थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो गुसेप मेज़नी का एक सपना था कि मैं एक यूनिफाइड इटली बनाऊं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह यहां पर भी लोगों की सत्ता यहां चले। नेपोलियन ने जिस तरीके से फ्रांस को आगे बढ़ाया, तो इटली को भी लोगों द्वारा चुना गया एक लीडर आगे पहुंचाए, इस तरह की सोच इनकी थी। लेकिन इस तरह की सोच को ओपनली डिस्कस करना खतरे से खाली नहीं था, सो दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड यंग इटली इन 1831, व्हिच वाज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। गुसेप मेज़नी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट था। इसका मानना था कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, ये कंजर्वेटिव्स कभी भी शांति से बात होने नहीं देंगे, और इकलौता तरीका इटली को यूनिफाई करने का क्या है? हमें रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी। और रेवोल्यूशन क्या है? ये सीक्रेटली पहले एक बेस बनाएंगे और सही मौका देखकर हम सत्ता को गिरा देंगे, ठीक है। ही बिलीव्ड इन रिपब्लिकनिज्म, यानी कि लोगों की चुनी हुई सरकार, एंड पॉपुलर सोवरेनिटी, वन एंड द सेम थिंग। 1848 की जो रेवोल्यूशंस हुई थी, उसके पीछे भी इन्होंने ही इंस्पिरेशन की तरह एक्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं गुसेप मेज़नी ही कुड नॉट सक्सीड इन 1848 रेवोल्यूशन। बेसिकली यूरोप के अलग अलग जगहों में ना 1848 में कई रेवोल्यूशंस आई थी व्हिच कुड नॉट सक्सीड, ठीक है।
और रीजन क्या था, गिउसेप मेज़िनी की यहाँ पर एक शॉर्टकमिंग आ जाती है कि मिलिट्री सपोर्ट इनके पास नहीं था, राइट। इन्होंने सोचा तो था कि हम टॉपल करेंगे, बट he did not had required military support, right? So in spite of all these, in spite of all these shortcomings, in spite of all these lacuna, Giuseppe Mazzini clearly एक आइडियोलॉजिकल फोर्स डेफिनेटली था। दूसरा, ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है बिहाइंड इटालियन यूनिफिकेशन, ये है काउंट के वॉर। शॉर्ट में इनको काउंट के वॉर लिखना अपने पेपर में, ठीक है। काउंट के वॉर इनका शॉर्ट में नाम है, फुल नेम क्या है, काउंट कैमिलो दी केवोर, ठीक है। शॉर्ट में काउंट केवोर आप लिखना। काउंट केवोर बेसिकली क्या था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पिडमोंट। तो कहने को जो इटली था, राइट, जो इटालियन किंगडम था छोटा सा, तो उसके जो राजा थे वो थे किंग विक्टर इमैनुअल द सेकंड, राइट। और उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, काउंट केवर थे। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पिडमोंट, राइट। और ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव फोर्स थे जिन्होंने एग्जीक्यूट किया द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, ठीक है। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ही वाज द डिप्लोमेटिक फोर्स बिहाइंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। साम दाम दंड भेद। साम मतलब संवाद करके, दाम मतलब कुछ क्विड प्रो क्वो, यानी किसी चीज को पे करके हम कुछ काम करवाएं, राइट। दंड मतलब डर से किसी को हम अपना काम निकलवाएं, डर का डरावा दिखा के, राइट। और भेद मतलब कि अपनी डिस्टिंक्टिव पावर, अपने विवेक का इस्तेमाल करके हम कुछ करें। तो साम दाम दंड भेद में, राइट, काउंट के वॉर की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी, ठीक है। तो इनका विश्वास था इन रियल पॉलिटिक मॉडर्नाइजेशन एंड डिप्लोमेसी। ये रियल पॉलिटिक वर्ड एग्जाम में डेफिनेटली यूज करना है और इसको अंडरलाइन भी करना। व्हेन यू विल राइट रियल पॉलिटिक, एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यू आर एक्चुअली अ वेल रेड पर्सन। और रियल पॉलिटिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच इन पॉलिटिक्स को रियल पॉलिटिक कहा जाता है, राइट। लेकिन ये एक काफी इन टर्म थी इस समय पर। प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज लार्जली आइडियल, वो आइडियलिज्म में जीते थे। जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट मिल रही थी, लेकिन वहां पर आइडियलिज्म में कि नहीं, जिस चीज के लिए हम स्टैंड नहीं करते, राइट, कि जिस चीज को बेसिकली पावर ब्लॉक्स को हम अपोज कर रहे हैं, खुद को दो पावर ब्लॉक्स के अंडर किसी भी जगह की तरफ झुकाव देने को लेकर हम अपोज अगर कर रहे हैं, तो हम ये सीट नहीं लेंगे, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं। दैट वाज आइडियलिज्म। प्रैक्टिकल अप्रोच कहती है कि जहां पे फायदा लग रहा है करो, आइडियाज मॉरल्स गए, उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। पावर और सेल्फ इंटरेस्ट मैटर करता है, पावर होगी तभी देश की तरक्की करवा पाओगे, बातों से काम नहीं बनता, ठीक है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से घनश्याम ये थोड़ा अलग है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में भी रियल पॉलिटिक नजर आती है, बट नॉट दी अदर वे अराउंड, ठीक है। ये कहता है कि पावर और सेल्फ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। इट फोकसेस ऑन अचीविंग गोल्स थ्रू डिप्लोमेसी, अलायंस एंड इवन वॉर इफ नीडेड, ठीक है। तो ये वॉर साइड पे ब्लड एंड आयरन आ जाता है, लेकिन मतलब हाँ, थोड़ा सिनोनिमसली यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस इनमें होता है। काउंट केवर के साथ साथ ऑटोवन बिस्मार्क ने भी ये रियल पॉलिटिक की पॉलिसी को यूज किया था, एंड आई विल शो यू व्हेन वी डिस्कस जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है। तो जो डिप्लोमेटिक फोर्स थी वो काउंट केवर की थी। उसके बाद गसेप गैरिबल्डी, गसेप गैरिबल्डी जो थे, ये he was the military force behind Italian unification. He was a military general, a nationalist leader, और इन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द 10,000 को लीड किया था, जिसके थ्रू साउथ इटली को जो यूनाइट करने का प्रोसेस था ना, वो ये कंप्लीट कर पाए थे। सिसिली एंड नेपल्स, जिसमें बर्बन डायनेस्टी का राज चल रहा था, वो इन्होंने एनेक्स कर लिया। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, अभी मैंने सिर्फ पर्सनालिटीज बताई हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ दिस प्रोसेस टुक शेप, ठीक है। तो अब क्या है कि ये मैंने बताया क्यों, इसका पर्पस क्या है। देखो, इटालियन यूनिफिकेशन के ऊपर सवाल आ सकता है, ये तो सिलेबस में डायरेक्टली दिया भी हुआ है। अब सवाल आएगा कि डिस्कस दी पर्सनालिटी, एनालाइज दी पर्सनालिटीज बिहाइंड इटालियन यूनिफिकेशन, या फिर किसी एक पर्सनालिटी के ऊपर आपसे सवाल पूछेंगे। एक पर्सनालिटी पे 150 वर्ड का क्वेश्चन आएगा, सभी पर्सनालिटीज पे अगर आ गया तो 250 वर्ड का आएगा। जो मैंने थोड़ी सी ब्रीफली यहाँ पर बातें बताई, उसको हल्का सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में यहाँ पर दे दी है, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम नोट्स बनाएं कि ना बनाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें देखो, क्लियर कट एक सीधी सीधी बात क्या है कि टेबल बनाया करो यार। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, ठीक है। जैसे मैं भी अगर बुक पढ़ूंगा, ठीक है, जैन एंड माथुर लेट से मैंने पढ़ी, तो उसके अंदर काफी डिटेल में काफी फैली हुई इंफॉर्मेशन दी, जहां पर कहानी पे कहानी फैली हुई है। तो एक बार तो मैंने पढ़ लिया,
पढ़ने के बाद मेरे को मोटा मोटा प्रोसेस समझ में आ गया कि अच्छा 3 लोग थे, इन लोगों की ये कंट्रीब्यूशन थी, तो उसको मैं कंडेंस कर दूंगा जैसे कि स्टेप 1 में यहाँ पे कर दिया। इसके बाद स्टेप 2 में क्या है कि मुझे अब तीनों की डिस्टिंक्शन भी पता होनी चाहिए, मेरे सामने कीवर्ड्स भी होने चाहिए, तो फिर मैं टेबल में ऐसे अरेंज कर दूंगा जैसे गिउसेप मैज़नी आइडियल, ठीक है, आइडियल, ही वाज द आइडियोलॉग, राइट, द आइडियल फोर्स, आइडियल्स की फोर्स थी, राइट, आइडियोलॉजिकल फोर्स थी, ठीक है। उनकी आइडियोलॉजी किसमें थी? रिपब्लिकन नेशनलिज्म में। काउंट के वॉर जो थे वो डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन थे, ये लिबरल मोनार्किज्म और रियल पॉलिटिक में विश्वास करते थे। गिउसेप गैरिबल्डी वॉरियर एंड मास मोबिलाइजर थे, ये भी रिपब्लिकनिज्म पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म में विश्वास करते थे। एंड हाउ एंड व्हाट डिड दे डू फॉर इटालियन यूनिफिकेशन, वो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को यूज करके यू कैन कुक अप एन आंसर व्हिच कैन बी रिटन इन 250 वर्ड्स। ये पॉइंट्स प्लस अब जो प्रोसेस होगा, ठीक है, फेजेस एंड प्रोसेस, दोनों को यूज करके विल बी एबल टू कुक अप एन आंसर ऑफ 250 वर्ड्स, ठीक है। क्लियर? यहां तक ठीक है ना यार? देखो आपके पार्टिसिपेशन से भी, मतलब मेरा मोटिवेशन लेवल आपकी पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर सब समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से निकल रहा है? बता दो। यस देवर कंटेम्पररी थे, ठीक है, देवर कंटेम्पररी। अभी प्रोसेस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। गिउसेप मैज़नी जो थे वो थोड़ा पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, बट अदरवाइज दे वर कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर, ठीक है। कंटेम्पररी का मतलब होता है जैसे कल को अगर मैं भी कोई हिस्ट्री क्रिएट कर दूं और ऐसा सवाल आए क्या नरेंद्र मोदी जी और मैं कंटेम्पररीज थे, तो आंसर आएगा यस, चंदन शर्मा एंड नरेंद्र मोदी जी दे वर कंटेम्पररीज ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड घनश्याम वाज आल्सो कंटेम्पररी ऑफ चंदन शर्मा एंड नरेंद्र मोदी जी, तो यस दे वर कंटेम्पररीज, ठीक है भाई। चलो पढ़ते हैं यार, आगे करते हैं। तो 5 फेज टोटल हैं, ठीक है। 5 फेज में सबसे पहला फेज स्टार्ट होता है अब। तो अब एक फ्लो में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट में इतनी, मतलब काफी क्लियर लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, तो कोई समझने में दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब पिडमोंट और सार्दिनिया क्या है, लीड लेंगे, और इसमें काउंट केवर ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स रहेगी इटालियन यूनिफिकेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पिडमोंट को ना केवर ही चाहता था कि ये पिडमोंट, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, सो लेट अस बी द इंजन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, राइट, एंड लेट्स स्टार्ट मॉडर्नाइजेशन एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इटली में जहां जो रीजन्स इनके कंट्रोल में थे वहां पर एक मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी को अशर कर दिया, रेलवे, बैंकिंग, एग्रीकल्चर और आर्मी को स्ट्रेंथन, ये एक तरीके से क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो वही बात होती है कि जब सेम भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, यहां पर भी लोग होंगे, इनके रिश्तेदार इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, ठीक है। तो सेम भाषा बोलने वाले लोग जब एक रीजन की एक्स्ट्रॉर्डनरी तरक्की देख रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉपुलर सपोर्ट जो है वो इस यहां पे क्या हो रहा है हम भी वही करेंगे, इस तरह से थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। तो केवर ने सबसे पहले अपने कंट्रोल्ड रीजन्स में एक तरीके से अपना प्रेस्टीज एनहांस किया। 1858 में क्या किया, फ्रांस में मैंने आपको बताया कि नेपोलियन द थर्ड का राज स्थापित हो चुका था, तो फ्रांस में ना इन्होंने प्लोम्बिरे की एग्रीमेंट साइन की, ठीक है, देयर वाज अ प्लेस, तो वहां पर एक एग्रीमेंट साइन की गई फ्रांस के नेपोलियन द थर्ड के साथ इन 1858, प्लोम्बियरेस एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट में फ्रांस के साथ एक डील की गई, राइट। यहां पर दिस इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, संवाद कर लिया, एक संवाद होता है, यहां पर क्या है, दाम किया जा रहा है। तो फ्रांस के साथ एक डील साइन की गई जहां पर फ्रांस ने ये एग्री किया कि भाई पिडमोंट अगर ऑस्ट्रिया के साथ वॉर पे जाता है, राइट, अगर फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ वॉर पे जाता है तो मैं पिडमोंट को सपोर्ट करूंगा, राइट, और बदले में नाइस एंड सेवॉय, ये सार्दिनिया पिडमोंट के नॉर्दर्न पार्ट में देयर वर 2 टेरिटरीज, ठीक है। तो उसके बदले फ्रांस को ये नाइस एंड सेवॉय ये टेरिटरीज दे दी जाएंगी, और वैसे भी यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रिलेटिवली ज्यादा थी, तो इसलिए काउंट के वर ने कुछ ऐसा माइंड नहीं किया, उसने कहा ठीक है, ये इट मेक सेंस कि ये टेरिटरीज आपके कंट्रोल में रहें, बदले में ऑस्ट्रिया के साथ आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि लोम्बार्डी और वेनेशिया को अपने कंट्रोल में लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फाइनली 1859 में क्या हुआ कि एक कॉन्टेक्स्ट बन गया, ठीक है, जहां पर पता लग गया ऑस्ट्रिया को कि भाई फ्रांस के साथ सार्दिनिया पिडमोंट जो हैं
ये खुराफात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑस्ट्रिया वैसे ही उसके कान खड़े रहते थे कि नेपोलियन दी थर्ड कंट्रोल में रहे, ठीक है। 1848 में रेवोल्यूशन से बर्बन डायनेस्टी गिर गई थी, राइट, बोनापार्ट फैमिली का ये मेंबर था, तो कान तो खड़े हुए थे। जैसे उनको इस एग्रीमेंट की भनक लगी तो ऑस्ट्रिया ने 1859 में क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन फ्रांस के सपोर्ट की वजह से सार्डिनिया पिडमोंट यानी कि जो काउंट केवर हैं, ही वाज एबल टू डिफीट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद, ठीक है, ये जो ऑस्ट्रियन कंट्रोल्ड टेरिटरी थी लोम्बार्डी की, लोम्बार्डी इन्होंने जीत ली, ठीक है। काउंट केवर वाज एबल टू एनेक्स लोम्बार्डी आफ्टर दिस 1859 ऑस्ट्रियन वॉर, राइट। दिस मार्क द फर्स्ट मेजर टेरिटोरियल गेन, और इटली की यूनिफिकेशन का एक्चुअल एग्जीक्यूशन अब यहां पर स्टार्ट हो गया। फ्रांस को अपना नाइस एंड सवॉय मिल गया, इटली भी खुश, फ्रांस भी खुश, ऑस्ट्रिया को एक सेटबैक लगा यहां पे। फेज वन क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर इन द कमेंट सेक्शन। फेज वन क्लियर है? फॉर दिस क्लास वी आर कंटेम्प्रेरी नहीं बेटे, अदरवाइज ऑल्सो वी आर कंटेम्प्रेरी, ठीक है। अदरवाइज भी हम कंटेम्प्रेरी हैं, इस क्लास के बाहर भी सन 2025 में तुम भी हो, मैं भी हूं, है ना, मोदी जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, हम सब कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब फेज टू की बात करते हैं। अब यहां पर काउंट केवर की डिप्लोमेसी ने काम किया, अब गैरीबल्डी का क्या रोल है, ठीक है, गैरीबल्डी ने क्या किया, लेट अस सी। अब ये जो गिस्सप गैरीबल्डी है, ही वाज अ नेशनलिस्ट एंड मिलिट्री लीडर, तो अब क्या है, ये मिलिट्री एक्सपेडिशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ही स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज एक्सपेडिशन ऑफ द 1000। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर जिनोवा नाम का एक शहर है, जिनोवा से जहाज निकाला, मेडिटेरियन को क्रॉस करके सिसिलीज में जाके पहुंच गया, ठीक है। तो ये एक्सपेडिशन को ही एक्सपेडिशन ऑफ 1000 कहते हैं, क्योंकि 1000 वॉलंटियर फाइटर्स को इन्होंने इकट्ठा किया। इन वॉलंटियर फाइटर्स को कहा जाता है रेड शर्ट्स, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से रेगुलर आर्मी थी भी नहीं, राइट, लेकिन वॉलंटियर फाइटर्स थे, कॉल्ड एज रेड शर्ट्स। दे सेल्ड फ्रॉम जिनोवा टू सिसिली। सिसिली में जाके क्या हुआ कि क्योंकि गिसप मैजनी की जो आइडियोलॉजी थी उससे ऑलरेडी लोग काफी प्रभावित थे, साथ ही साथ काउंट केवॉर्क ने जो रिफॉर्म्स किए सार्डिनिया पिडमॉन्ट में, उसकी तरक्की को देखकर लोग काफी इंप्रेस थे। तो जब ये सिसिली पहुंचे तो लोगों ने ना एक्चुअली इनका स्वागत किया। वो चाहते थे कि ये जो बर्बन डायनेस्टी है इसको खत्म करके आप हमें अपने कंट्रोल में ले लो, ठीक है। सो यहाँ पर 1000 वॉलंटियर फाइटर्स ने जब सिसिली में कदम रखा तो बर्बन फोर्सेस मतलब डिफीट हो गई, राइट, सिसिली लिबरेट हो गया। और सिसिली जब लिबरेट हुआ तो उसके बाद मेन लैंड में यानी कि नेपल्स में जाके गैरीबल्डी ने अपना कदम बढ़ाया, राइट। तो सिसिली को एक्वायर करके बेसिकली क्या है, ये सिसिली एंड नेपल्स ये दो है, तो पहले सिसिली को एक्वायर किया, फिर मेनलैंड इटली में चले गए और यहाँ पे नेपल्स को भी डिफीट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सपेडिशन ऑफ 1000 इट अलाउड गैरीबल्डी टू यूनिफाई द सर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, ठीक है। नेपल्स को भी कंट्रोल कर लिया, तो ये भी साउथ इटली जो है अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट के कंट्रोल में आ चुका है, राइट। अब गैरीबल्डी जो है ना, ही वॉज रिपब्लिकन एट हार्ट, राइट। तो और मिलिट्री लीडर था, तो चाहता तो ये क्या कर सकता था कि जो राजा है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, उसके कदमों में हम कुछ नहीं देंगे, इमैनुअल द सेकंड को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों से पूछेंगे कि आप अपना राजा किसको बनाना चाहते हो। और क्योंकि मिलिट्री लीडर ये था तो चांसेस हो सकते थे कि यही राजा बने। लेकिन इनको कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि अगर मिलिट्री फोर्स ऐसे लीड करने की कोशिश करेगी तो फिर अंजाम वही होता है कि वो रेवोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो यहां पर ही चोज नेशनल यूनिटी ओवर द आइडियोलॉजी। रिपब्लिकन आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी का प्रोसेस को कंप्लीट करना ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, रिपब्लिकनिज्म बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बहुत हिस्टोरिक जेस्चर में इन्होंने क्या किया, ये टेरिटरीज अब गैरीबल्डी ने विन की हैं, राइट। तो ये सारे के सारे कॉन्क्वेस्ट ही हैंडेड ओवर टू किंग इमैनुअल द सेकंड इन 1861, ठीक है। इसके बड़े फेमस ऐसे पोर्ट्रेट्स भी बनाए जाते हैं कि किंग मैनुअल द सेकंड ऐसे बैठे हुए गद्दी के ऊपर और गैरीबल्डी आकर एक एग्रीमेंट में वो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये सारे एरियाज के ऊपर अब हमारे राजा का रूल चल रहा है। सो यहाँ पर फेज टू कंप्लीट हो गया, ठीक है। फेज वन में लोम्बार्डी को एनेक्स किया, फेज टू में हमने क्या किया, ये जो येलो कलर का पोर्शन है सिसिली एंड नेपल्स, ठीक है, इनको एनेक्स कर लिया। क्लियर? फेज वन फेज टू कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गिला शिकवा? क्लियर है ना? टाइप क्लियर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। क्लियर टाइप करते रहो, फेज टू क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। घनश्याम की तरह बाकी भी प्लीज थोड़े एक्टिव रहिए,
ठीक है। इसके बाद फेज 3, यूनिफिकेशन ऑफ सेंट्रल इटली। अब ये जो सेंट्रल इटली है ना, यहां पर आपको मैंने मैप में भी दिखाया था कि छुटमुट इंडिपेंडेंट से सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, इनको क्या कहते थे? डचीज कहते थे, राइट। सो सेवरल डचीज एग्जिस्टेड लाइक टस्कनी, पार्मा, मोडेना एटसेट्रा, राइट। तो ये जो डचीज है ना, इनमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ऑस्ट्रिया जो है वो इन डचीज के ऊपर राज नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर बैठे चीफ जो होते थे देवर प्रो ऑस्ट्रियन। ठीक है, जो शहजादे थे, सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड शहजादे, देवर प्रो ऑस्ट्रियन। ठीक है, 1848 में जब पॉपुलर अपराइजिंग्स हुई तो वहां पर क्या हुआ कि इनकी वैसे ही पॉपुलैरिटी वाज ऑन अ डिक्लाइन, राइट। तो इस वजह से 1859 की वॉर में जब ऑस्ट्रिया हार गया तो यहां पर प्रो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस को पता लग गया कि भाई ऑस्ट्रिया लोम्बार्डी हार चुका है, तो अब अगला नंबर हमारा है कि किसी तरह से 1848 की अपराइजिंग में तो किसी तरह सर्वाइव कर लिया, लेकिन अब गड़बड़ हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई दे फ्लेड, ठीक है, ड्यू टू द पॉपुलर अपराइजिंग्स दैट स्टार्टेड अगेन आफ्टर ऑस्ट्रिया लॉस्ट द 1859 वॉर। ठीक है, तो यहां पर काउंट केवर ने फिर क्या कहा कि एक पावर वैक्यूम आ चुका है, तो दिस इज द राइट टाइम कि हम यहां पर लोगों से ही पूछें कि वो क्या चाहते हैं। तो काउंट केवर ने प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बनाई और उसके बाद प्लेबिसाइट यानी कि पब्लिक वोट्स को कंडक्ट किया इन 1860। और इस प्लेबिसाइट में रिजल्ट कॉमन था, लोगों ने कहा कि हमें भाई सार्दिनिया पिडमॉन्ट के साथ यूनिफाई होने, मर्ज होने। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट थी, जहां अर्ली 1861 आते आते इटालियन पेनिनसुला में नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ का काफी हद तक जो इटली का पोर्शन है वो एक टेरिटरी बन गया। ठीक है, 17 मार्च 1861 को क्या हुआ कि जितना हमारा इटली बन चुका है, देखो इटली के पास क्या क्या आ चुका है, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया तो है, लोम्बार्डी आ गया, लोम्बार्डी के साथ साथ ये डार्क ग्रीन पोर्शन और रेड पोर्शन बस रह गया है। बाकी देखो ये पोर्शन जो है ये इटली बन चुका है। ठीक है, सो वेनेशिया और पैपल स्टेट्स रह गई हैं, बाकी इटली जो है वो यूनिफाई हो चुका है। ठीक है, तो इटालियन यूनिफिकेशन अभी कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन 17 मार्च 1861 को क्या किया गया, विक्टर इमैनुअल द सेकंड को यूनाइटेड इटली का फर्स्ट किंग घोषित कर दिया गया। अदरवाइज ये जो इटालियन किंग था ये सिर्फ सार्दिनिया पिडमॉन्ट का किंग था टेक्निकली। ठीक है, इटालियन स्टेट ही थी, इटालियन स्पीकिंग स्टेट थी, बट टेक्निकली ही वाज द किंग ऑफ सार्दिनिया पिडमॉन्ट ओनली। लेकिन 1861 मार्च में इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। 1866 में क्या होता है कि इटली अलाइज विद प्रूशिया। ठीक है, 1866 में अब क्या होता है, हमने वेनिशिया को कैप्चर करना है, राइट। वेनिशिया को कैप्चर करना है, वेनिशिया किसके पास है? ऑस्ट्रिया के पास। तो कहते हैं लोहे को लोहा काटता है। तो यहां पर एक और किंगडम है प्रूशिया, राइट। तो प्रूशिया भी काफी पावरफुल हुआ है अंडर ऑटोमन बिस्मार्क, राइट। और ऑस्ट्रिया के साथ उसका भी थोड़ा थोड़ा सा आगे वैसे डिस्कस करेंगे, बट ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की भी आपस में टेंशन बढ़ रही थी, राइट। तो 1866 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की बढ़ती हुई टेंशन का फायदा लेकर इटली ने कहा कि ऑस्ट्रिया को अगर यहां पर हमने डिफीट करना है तो ऑस्ट्रिया के जो नॉर्थ में प्रूशिया बैठा है तो उसके साथ वहां पर भी एंगेज होना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया के लिए टू फ्रंट वॉर अगर स्टार्ट होगी तो वहां पे ऑस्ट्रिया की हालत टाइट हो जाएगी एंड वी विल विन वेनिशिया बैक। ठीक है, और प्रूशिया को भी बदले में कुछ मिलेगा, वो हम जर्मन यूनिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑस्ट्रिया प्रूशियन वॉर जब स्टार्ट हुई 1866 में, तो वहां पर इटली ने क्या किया, सार्दिनिया पिडमॉन्ट, यहाँ जो अब जितना इटली अभी बन चुका है, इसने क्या किया, वेनिशिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इटली कई बैटल्स लूज किया, लेकिन प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ साडोवा, जिसको बैटल ऑफ कॉनिग्राट्स भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ कॉनिग्राट्स। ठीक है, साडोवा की बैटल में प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को जब यहां से उधर भेजना पड़ा तो उतनी देर में नो डाउट इटली को सेटबैक्स लगे थे, बट दिस वेनेशिया वाज फाइनली कैप्चर्ड। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो एक तरीके से जो यहाँ पर सिचुएशन थी ना, उसको थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, तो प्रूशिया ने जीतने के बाद क्या किया, इटली को सेटबैक्स लग रहे थे, बट विनीशिया एग्रीमेंट के हिसाब से विनीशिया जो था वो ऑस्ट्रिया को सीड करना पड़ा। ठीक है, और फिर प्रूशिया ने विनीशिया का कंट्रोल इटली को दे दिया थ्रू फ्रांस टू मेंटेन द डिप्लोमेटिक बैलेंस। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सिर्फ हम याद रखेंगे 1866 की जो ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर हुई उसमें इटली अलाइड विद प्रूशिया व्हेन प्रूशिया डिसाइसिवली डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन बैटल ऑफ कॉनिग्राट्स या बैटल ऑफ साडोवा। वेनिशिया वाज सीडेड
and Prussia gave this Venetian territories to Italy. That is it. ठीक है, इसमें फ्रांस का क्या रोल था वो डिटेल में जाने की इतनी जरूरत है नहीं, बहुत लंबा आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया की डोमिनेंस थी नॉर्दर्न इटली में, ठीक है, कि ये लोम्बार्डी, वेनेशिया और ये छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर भी ये इन्फ्लुएंस करता था, तो वो डोमिनेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक है, अब बस रोम रह गया, पैपल स्टेट्स रह चुकी हैं, अब इनको एनेक्स करना है। तो फिफ्थ फेज में क्या होता है कि रोम के ऊपर पोप का कंट्रोल था, राइट। और पोप कैसे कंट्रोल कर रहा था? बेसिकली फ्रांस ने अपनी फोर्सेस यहां पर भेजी हुई थी 1849 ऑनवर्ड्स। सिंस 1849 फ्रेंच फोर्सेस वर स्टेशनड इन रोम टू प्रोटेक्ट पैपल स्टेट्स। ठीक है, 1870 में क्या है, फ्रैंको प्रूशियन वॉर स्टार्ट हो गई, राइट। ये वही बात है कि मतलब इधर देख लो, अलायंस बनती है, टूटती है। फ्रांस एक पॉइंट पे सपोर्ट करेगा, दूसरे पॉइंट पे क्या है, अगेंस्ट जाएगा। तो 1870 में, 1870 में फ्रैंको प्रशियन वॉर जो थी वो जब स्टार्ट हुई, तो फ्रांस को अपनी फोर्सेस पैपल स्टेट से वापस खींच के प्रूशिया के अगेंस्ट लगानी पड़ी। जैसे ही ये फ्रांस की फोर्सेस यहां से विड्रॉ करती हैं, तो इटली को मौका मिल जाता है, एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन इटालियन आर्मी मार्चेस इनटू रोम इन सितंबर 1870। थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलती है क्योंकि पोप ने अपनी भी कुछ फोर्सेस बनाकर रखी थी, बट अल्टीमेटली रोम वाज एनेक्स्ड इनटू इटली थ्रू अ प्लेबिसाइड। तो पैपल स्टेट्स भी जो थी, वहां के लोगों ने भी कहा कि हमें भी सार्डिनिया, पिडमोंट और विलियम द सेकंड का राज जो है वो मंजूर है। ठीक है, रोम को इटली की कैपिटल घोषित कर दिया गया इन 1871, एंड विद दिस प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक पेनिंग पॉइंट था, पोप ने इटालियन अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सालों तक 1871 से लेकर 1929 तक चर्च और इटली की जो सरकार है उनमें आपस में एक टसल चलता रहा। दिस टसल वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज रोमन क्वेश्चन। फिर 1929 में एक ट्रीटी साइन होती है जहां पर वेटिकन सिटी को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, और वो कहा जाता है कि पोप की बस वो वेटिकन सिटी जो है वो एक स्टेट है, राइट। एंड इटली बेसिकली, ये वेटिकन सिटी इटली का प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। ठीक है, ये प्रोसेस है, राइट। 1929 में ये प्रोसेस, ये जो रोमन क्वेश्चन था ये भी रिजॉल्व हो गया, हो गई इटली की यूनिफिकेशन। ठीक है, एक बार मैप को देखकर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट द मैप एंड रिवाइज। शुरुआत कैसे हुई? जब काउंट के वॉर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1859 में वॉर इनिशिएट की, और उस वॉर की वजह से ऑस्ट्रिया ने बेसिकली की थी, तो उस वॉर में लोम्बार्डी को कैप्चर कर, एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। उसके बाद गैरिबल्डी ने जेनोवा से सिसिली में गए, सिसिली को एनेक्स कर लिया, सिसिली से नेपल्स में गए, नेपल्स को एनेक्स कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल इटली के डचीज थी, इन डचीज में 1859 में ऑस्ट्रिया के हार जाने के बाद यहाँ के प्रिंस फ्लाई अवे कर गए। ठीक है, डर के मारे कि कहीं रेवोल्यूशन में हमें लटका ना दिया जाए, गुलिटीन ना हो जाए। तो इस पावर वैक्यूम में काउंट के वॉर वापस इधर आए, राइट, और कहा कि लोगों की मर्जी के हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है। प्लेबिसाइड कंडक्ट किया, ओवरवेलमिंगली लोगों ने कहा कि हमें सार्डिनिया, पिडमोंट और एक यूनाइटेड इटली के साथ जाना है। ठीक है, तो लार्जली इटली की यहां तक यूनिफिकेशन हो जाती है मार्च 1871 में। किंग विलियम दी, कौन था यार राजा, एक मिनट रुको मैं गलत ना बता दूं। मार्च 1871 में इमानुअल दी, हाँ सॉरी, विलियम ने, इमानुअल दी सेकंड, इनको यहां पर ताजपोशी इनकी हो गई। उसके बाद सिर्फ पैपल स्टेट्स रह गई थी। तो पैपल स्टेट्स के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद पैपल स्टेट्स, कि जब 1870 में फ्रांको प्रूशियन वॉर हुई, फ्रांस को अपनी फोर्सेस को खदेड़ना पड़ा, वापस लेना पड़ा, एंड इटली ने यहां पर आके पैपल स्टेट्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ हाउ इटली गॉट यूनिफाइड। अब इसमें मैं कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना चाहूँ इस टॉपिक को मैं कर सकता हूँ, बट उससे फायदा कुछ होगा नहीं। ये है इटली की यूनिफिकेशन। क्वेश्चन आएगा, यही 5 फेजेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इन 5 फेजेस को करके क्या आपको गैरिबल्डी की जो कंट्रीब्यूशन है वो और डिटेल में समझ लगी, काउंट केवॉर ने क्या क्या किया ये और समझ में लगा। ठीक है, और मेजनी तो आइडियोलॉजिकल फोर्स था ही, राइट। उसी की आइडियोलॉजिकल फोर्स, उसी की आइडियोलॉजी की वजह से गैरिबल्डी एंड काउंट केवॉर भी इंस्पायर्ड थे। ठीक है, समझ में लगा। क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से करना है। ठीक है, अब जर्मन को देखते हैं, जर्मनी के साथ क्या था। जर्मनी का और भी बुरा हाल था। जैसे इटली में तो हमने देखा कि 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था,
ठीक है, जर्मनी के साथ क्या था, ये 300, मतलब नेपोलियन से पहले जर्मन स्पीकिंग 300, जैसे इंडिया को भी अगर आप देखोगे आजादी के टाइम पे क्या था इंडिया, 545 प्रिंसली स्टेट्स की फ्रेगमेंटेशन हो सकती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जर्मनी में भी क्या था, लगभग 300 के करीब जर्मन स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद जब नेपोलियन का राइज हुआ तो नेपोलियन के इन्फ्लुएंस में काफी सारा यहाँ पर नेपोलियन ने टेरिटरी को एनेक्स करके अल्टीमेटली जर्मन कन्फेडरेशन को 39 स्टेट्स तक सीमित करके रख दिया। ठीक है, और ये कन्फेडरेशंस में मैक्सिमम जो टेरिटरी थी इट वाज डोमिनेटेड बाय ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था ना वो मल्टी एथनिक एम्पायर था। उसने सेंटर में तो ठीक है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, लेकिन नॉर्थ में जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के कई सारे रीजन्स उसके पास है, साउथ में इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के कई रीजन्स थे, वेस्ट में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के कई रीजन्स थे। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करके रखा हुआ था, लेकिन एक यूनिफाइड कॉमन कल्चर लैक करता था। ठीक है, और जो प्रूशिया था इट वाज अ मिलिटरीली स्ट्रांग एंड इकोनॉमिकली मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न किंगडम। एंड ये जैसे सार्दिनिया पिडमॉन्ट ने लीड की इटालियन यूनिफिकेशन, उसी तरह से प्रूशिया अब जर्मन यूनिफिकेशन को लीड करेगा। ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है जोल्वेरिन से। ठीक है, व्हाट इज जोल्वेरिन? जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन का नाम था। ठीक है, कस्टम यूनियन का मतलब क्या होता है कि 1834 में प्रूशिया ने क्या किया, उसने कहा कि जितने जर्मन स्टेट्स हैं, जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, राइट, 39 अप्रोक्सीमेटली, तो जब ये अपने बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे पे टैक्स नहीं लगाना। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखो हमारे कंट्री में भी क्या हो सकता था कि पंजाब से अगर हरियाणा में कोई सामान मैं बेचूंगा तो हरियाणा में अगर वो एंटर हो रहा है तो टैक्स लगेगा, राइट, पर उससे फायदा नहीं, हमारा तो एक यूनाइटेड कंट्री है, तो इसलिए इंटरनल ट्रेड के ऊपर ऐसा इस तरह से टैक्स नहीं लगता। वो जीएसटी एक कॉमन यूनिफाइड टैक्स हमने वैसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ पर तो ये अलग अलग राज्य होते थे, देश होते थे, तो इसलिए जर्मन स्टेट्स भी क्या है टैक्स लगा देते थे, उससे फायदा हो नहीं रहा था। तो इधर प्रूशिया ने लीड ली, प्रूशिया ने कहा कि यार जर्मन जर्मन भाई भाई, तो इसलिए लेट्स क्रिएट अ जोल्वरिन। इस जोल्वरिन में जब मेरा मटेरियल तुम्हारे यहाँ जाएगा देयर विल बी नो टैरिफ, और जब तुम्हारा मटेरियल मेरे पास आएगा देयर विल बी नो टैरिफ। जो मर्चेंट्स मुनाफा कमाएंगे उन्हीं के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा के हम अपने ट्रेजरी को भर सकते हैं। जर्मन स्टेट्स एग्रीड, तो ये एक यूनिफाइड कस्टम यूनियन बन गई। ठीक है, और इसमें प्रूशिया ने बड़ी ही क्लेवरली, ठीक है, हाँ क्विड प्रो क्वो था बिल्कुल, प्रूशिया ने बहुत क्लेवरली ऑस्ट्रिया को एक्सक्लूड करके रखा कि तू ज्यादा चौधरी बनता है तो तू तो इधर आई ना। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच फ्री ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। और जब फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, फ्री ट्रेड जैसे यहाँ पर अगर मैं राजस्थान की मिठाई कुछ खाऊंगा तो राजस्थान के प्रति क्या है मेरा प्रेम बढ़ेगा, है ना। तो इधर भी क्या है कि फ्री ट्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो उससे कल्चरल यूनिटी भी इधर बननी स्टार्ट हो गई है, जो कि जर्मन जर्मन लैंग्वेज की वजह से पहले से थी वो और स्ट्रेंथन हो रही है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी हो गई। इस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की वजह से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की फाउंडेशन स्थापित हो गई। बाई चांस कभी बुरे वक्त में अगर सवाल आ गया कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस लेड द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो इसी चीज को आपको 150 वर्ड में एक्सपैंड करना है। ठीक है, 30 वर्ड्स की इंट्रोडक्शन लिखनी है जहां पर जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 लाइंस बताएंगे आप। 30 वर्ड्स की कंक्लूजन लिखनी है जहां पे अगेन थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग, डिपेंडिंग की क्वेश्चन कैसा है वो लिखोगे। 60 वर्ड हो गए, 90 वर्ड्स में आपको इस चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देना है, काम हो गया। मेंस ये है, मेंस ज्यादा आसान है प्रीलिम से, बट वहां तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, मेंस इज रिलेटिवली इजियर। ठीक है, वो अलग बात है कि हाँ भाई कंपटीशन तो उधर भी बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर आपने अपने कई कंपोनेंट जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री बीइंग वन ऑफ देम इसको कर लिया ना तो मेंस हैंडल हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जॉल्वरिन से अब डर तो नहीं लगता, वॉल्वरिन नहीं है ये, इट इज जॉल्वरिन। ठीक है, जॉल्वरिन है, समझ में आ गया, हाँ या ना बोल दो यार, अरे बोल दो हाँ या ना। भाई मैंने कहाँ रोका, घनश्याम कह रहा है कि सर पहुंचने दीजिए पहले मेंस तक, भाई मैंने तुम्हें पकड़ के रखा है, पहुंच जाओ। है, घनश्याम को लग रहा है मैंने पकड़ के रखा है इसको, बस मेरी वजह से क्लियर नहीं कर पा रहा, अब यहाँ अभी शायद देना होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क देखते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, राइट, एंड लेटर द चांसलर ऑफ जर्मनी। ये भी जस्ट लाइक काउंट केवॉर, ये भी रियल पॉलिटिक में विश्वास रखते थे, एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी इन्होंने फॉलो की। ठीक है, ब्लड एंड आयरन क्या है, वॉर प्लस डिप्लोमेसी, मतलब रियल पॉलिटिक एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी काफी हद तक सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, तो दोनों का इन्होंने इस्तेमाल किया। लिबरलिज्म को ये अपोज करते थे,
ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क ही अपोज्ड लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी को भी क्या है, अपोज करते थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक यूनिफाइड स्टेट बननी चाहिए, तो उस यूनिफाइड स्टेट को बनने के लिए लोगों के सेंटिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लोगों के सेंटिमेंट की जहां तक बात है तो नेशनलिज्म को यूज किया, लेकिन डेमोक्रेसी में ऑटो वन बिस्मार्क का एक विश्वास था नहीं। अनलाइक द इटालियन लीडर्स गैरिबल्डी और काउंट केवोर एंड मैजिनी तो था ही, ये सभी लोग रिपब्लिकनिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। बट ऑटो वन बिस्मार्क ही वाज अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। तो बिस्मार्क ने 3 वॉर्स को लीड किया, तो जर्मन यूनिफिकेशन जो है वो 3 फेजेस में होगी। डेनमार्क के साथ वॉर हुई थी, ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी और फिर फ्रांस के साथ हुई थी। तीनों वॉर्स में क्या हुआ, अल्टीमेटली जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब फेजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट फेज, ठीक है, डैनिश वॉर्स में एग्जैक्टली क्या हुआ था, राइट। तो इसमें क्या है कि ये मैप आप देखोगे ना, अगर यहाँ पे दिस मैप, यहां पर शेल्सविक और होल्स्टेन ये दो टेरिटरीज थी विच वर अंडर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो शेल्सविक एंड होल्स्टेन थे, ये 2 डचीज थी। यहां पर जर्मन और डेनमार्क बोलने, डेनिश भाषा बोलने वाली पॉपुलेशन एक साथ थी, डेनिश का कंट्रोल था, राइट। तो ये किसी तरह अब ऑटो वन बिस्मार्क चाहते थे, प्रूशिया चाहता था कि ये हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो प्रूशिया ने यहां पर ऑस्ट्रिया के साथ एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म की पहले तो, ठीक है। ब्लड एंड आयरन देखो यहां पर कैसे हो रहा है कि ऑस्ट्रिया के साथ अभी इसका मतलब पूरा होगा टू फाइट अगेंस्ट डेनमार्क। तो यहां पे प्रूशिया ने एक मिलिट्री अलायंस फॉर्म की, वॉर डिक्लेयर कर दी डेनमार्क के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रिया का साथ था प्रूशिया को, तो इसलिए डेनमार्क गॉट डिफीटेड। और डिफीट करने के बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन करनी पड़ी, ठीक है। डेनमार्क के ऑफिशियल्स को ऑस्ट्रिया में बुलाया गया 1864, ठीक है। और ये जो डचीज थी ये विक्टर पावर्स को दे दी गई। अब ऑस्ट्रिया को ये कहा गया था, ये मैप ही देखना, ठीक है। ऑस्ट्रिया को ये कहा गया था कि आपका कंट्रोल देखो यहां पर अगर आएगा तो ये जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं, ठीक है, नॉर्दर्न ओशन के जो रीजन्स हैं, राइट, इवन ग्रेट ब्रिटेन से होने वाले ट्रेड इस नदी से, इस समुद्र से होकर गुजरता है। तो इकोनॉमिकली आपको यहाँ पे फायदा होगा इफ वन ऑफ दीज टेरिटरीज इज अंडर योर कंट्रोल। तो ये कह के ऑस्ट्रिया को एक तरीके से झांसे में डाल दिया, ऑस्ट्रिया ने साथ भी दे दिया, टेरिटरी भी मिल गई। तो इस टेरिटरी की जब डिस्कशन हो रही थी कि कौन सी चीज किसके पास जाएगी, तो जो शेल्सविक थी वो प्रूशिया के पास चली गई, और होल्स्टेन के ऊपर ना एक टेम्पररी अरेंजमेंट ये दी गई कि ऑस्ट्रिया को ये दे दी। लेकिन टेरिटोरियली होल्स्टीन जो थी ये ऑस्ट्रिया से थोड़ी दूर थी, ठीक है। तो इसलिए टेम्पररी ऑस्ट्रिया के पास है। लेकिन उसके बाद क्या है कि एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया गया जिसमें प्रूशिया ऑस्ट्रिया के बिहाफ पर ये होल्स्टीन को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो बिस्मार्क को ये पता था कि ये जो सेटअप है ये ज्यादा देर चलने वाला है नहीं। जैसे जब ईस्ट पाकिस्तान बना था, तो जब वो ईस्ट पाकिस्तान बना था तो एवरीवन न्यू कि इट इज इनफिजिबल, आने वाले समय में कभी ना कभी वो इंडिपेंडेंट होगा ही होगा, कि इस तरफ पाकिस्तान है, बीच में इतना बड़ा इंडिया और फिर दूसरी तरफ फिर ईस्ट पाकिस्तान। तो ये सिस्टम चलेगा नहीं, वो या तो इंडिपेंडेंट होगा या फिर इंडिया एनेक्स कर लेगा कभी ना कभी उसे, ठीक है, ये पता था। तो उसी तरह से कुछ सिमिलर अरेंजमेंट, कुछ सिमिलर सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई। तो बिस्मार्क को भी पता था कि भाई किसी तरह से डेनमार्क का कंट्रोल छुड़वाओ, उसके बाद ऑस्ट्रिया से हम निपट लेंगे। तो यहां पर वही हुआ, ऑस्ट्रिया को प्रोवोक कर दिया गया। एंड प्रोवोक करने के बाद क्या है, ऑस्ट्रिया ने एक तरीके से एग्रेशन दिखाई। जब एग्रेशन दिखाई तो वॉर हुई। उस वॉर में प्रूशिया, जैसा मैंने आपको बताया, इटालियन यूनिफिकेशन के समय पर भी 1866 में जब ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर चल रही थी, तो उस वॉर की वजह से प्रूशिया ने नॉर्दर्न एरिया में होल्स्टेन को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से ले लिया। एंड इसी के साथ साथ जो वेनेशिया था, वो वेनेशिया के ऊपर भी कंट्रोल लेकर वो इटली को दे दिया, ठीक है। तो एक तरीके से ये फर्स्ट स्टेप हो गया टुवर्ड्स जर्मन यूनिफिकेशन, राइट। पहले डिप्लोमेसी, एंड डिप्लोमेसी के साथ साथ फोर्स का भी इस्तेमाल कर दिया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, राइट, वन सेकेंड, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर आगे कंटिन्यू होती है, राइट। और यहां पर क्या होता है, अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया था, बैटल ऑफ साडोवा, कॉनिग्राड्स, यहां पर ऑस्ट्रिया हार जाता है, राइट। सिर्फ 7 हफ्ते तक की वॉर चली और उसके बाद
बिस्मार्क ने बहुत क्लियरली ये प्रूव कर दिया कि हॉलस्टेन के नाम पर ना ऑस्ट्रिया प्रूशिया के भी इंटरनल अफेयर्स में मेडल करता था। ठीक है, तो इस वॉर में, इस बैटल में हराने के बाद ऑटो वन बिस्मार्क ने क्लियरली प्रूव कर दिया कि भाई अब आपकी जो डोमिनेंस हमारे ऊपर होती थी वो नहीं होगी। जितने भी जर्मन स्पीकिंग छोटे छोटे स्टेट्स हैं यहाँ से अब हम मुक्त हैं। ठीक है, तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी का रूल था ऑस्ट्रिया पे, ये हम मॉडर्न इंडिया भी जब डिस्कस करते हैं तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी का वहां पर भी मेंशन आता है, जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से हमारे यहाँ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी। ठीक है, तो हैब्सबर्ग डोमिनेंस जर्मनी में खत्म हो गई। ठीक है, तो बिस्मार्क ने इस जर्मन कॉन्फेडरेशन को, पुरानी जर्मन कॉन्फेडरेशन को डिसॉल्व करके न्यू नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन 1867 में बनाई और प्रूशिया वाज द लीडर ऑफ दिस कॉन्फेडरेशन। ठीक है, इस फेज ने क्लाइनडिच, दैट इज स्मॉल जर्मनी, राइट, ये मॉडल एक्सेप्ट किया और ऑस्ट्रिया इसका पार्ट नहीं था। बेसिकली जिस तरह से इटली विदाउट पैपल स्टेट्स, ठीक है, वहां पर इमैनुअल द सेकंड की कोरोनेशन हो गई थी, तो उसी तरह से एक स्मॉल जर्मनी यहां पर बन गया। अब फाइनल जो कंप्लीशन है वो यहां पर होगी। बिस्मार्क ने एम्स डिस्पैच को मैनिपुलेट किया। एम्स डिस्पैच क्या था कि इधर ऑटोमन बिस्मार्क ने ना एक चिट्ठी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया, एक चिट्ठी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मैं इसकी ना वर्डिंग आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये क्या था कि जो राजा थे ना प्रूशिया के, विलियम द फर्स्ट, उन्होंने ना फ्रेंच अंबेसडर के साथ मीटिंग रखी थी। राइट, फ्रांस के अंबेसडर चाहते थे कि कोई भी होहेनजोलर्न प्रिंस, वन सेकेंड, ये डायनेस्टी का नाम था, ठीक है, ऑफ स्पेन। होहेनजोलर्न प्रिंस ये स्पेन में कभी राज ना करे, ये फ्रांस चाहता था। ठीक है, तो इसमें विलियम वन ने बड़े प्रेम पूर्वक बात की कि देखो इसको लेकर मैं कोई प्रॉमिस आपके साथ कर नहीं सकता, तो अभी मैं इस मैटर को समझ रहा हूं कि क्लोज्ड है। ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली ही सेड दिस। कमेंट सेक्शन में रीड करो जो मैंने आपको कमेंट भेजे। फ्रेंच एम्बेसडर के बारे में विलियम द फर्स्ट ने एक चिट्ठी में क्या लिखा, फ्रेंच एम्बेसडर अप्रोच्ड मी अगेन टुडे रिगार्डिंग द स्पेनिश सक्सेशन। आई रिस्पॉन्डेड कर्टियसली बट डिक्लाइंड टू मेक फर्दर प्रोमिसेस। आई कंसिडर द मैटर क्लोज्ड। ठीक है, यहां पर आपको लगा कि ये जो विलियम द फर्स्ट है इसमें फतूर आ रहा है, घमंड आ रहा है, ऐसी कोई बात महसूस हो रही है आपको? हाँ या ना में जवाब दो। तो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रेम पूर्वक कम्युनिकेशन है। लेकिन ऑटोवन बिस्मार्क ने क्या किया कि जब ये कम्युनिकेशन प्रेस में छपनी थी ताकि लोगों को पता लग सके इसके बारे में, तो उसने ये कम्युनिकेशन को ये बना दिया कि द किंग रिफ्यूज टू सी द एम्बेसडर अगेन एंड सेंट वर्ड दैट ही हैड नथिंग मोर टू से। ये ऐसा लगता है कि झाड़ दिया, मतलब एम्बेसडर को भेज दिया वापस बिना बात किए। ठीक है, तो इस वजह से इंपैक्ट ये हुआ, इस वजह से इंपैक्ट ये हुआ कि ये जो एम्स डिस्पैच, इसी चिट्ठी को एम्स डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, तो इसने ना नेपोलियन द थर्ड को प्रोवोक कर दिया। प्रोवोक होके फ्रांस ने कहा कि ये प्रूशिया के तेवर ठीक नहीं लग रहे, इसने वॉर डिक्लेयर कर दी। राइट, तो जब वॉर डिक्लेयर की तो बिस्मार्क ने क्या किया, फ्रांस को एग्रेसर घोषित कर दिया कि देखो एक एक्सटर्नल एनिमी आ गया। जब भी एक्सटर्नल एनिमी आता है तो लोग यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वॉर ने क्या किया, जो साउथ जर्मन स्टेट्स भी थी जो प्रीवियसली इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने भी कहा कि फ्रांस छोड़ेगा नहीं, तो हमें भी प्रूशिया के साथ यूनाइट हो जाना चाहिए क्योंकि एक कॉमन एनिमी है। राइट, वॉर खत्म हो गई, प्रूशिया जीत गया, नेपोलियन द थर्ड को कैप्चर कर लिया, और यहां पर जो कांग्रेस वियना के बाद बर्बन डायनेस्टी आई, उसके बाद 1848 के रेवोल्यूशन के बाद सेकेंड फ्रेंच एम्पायर बना। ठीक है, इवन दैट कोलैप्स्ड, और उसके बाद फ्रांस की एक अलग हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो नेपोलियन द थर्ड कैप्चर हो गया, सेकेंड फ्रेंच एम्पायर कोलैप्स हो गया। ठीक है, फ्रांस ने एल्सेस और लोरेन इन टेरिटरीज को लूज कर दिया। ये टेरिटरीज अगेन रिसोर्स रिच टेरिटरीज थी। ठीक है, और एल्सेस लोरेन को प्रूशिया ने अपने यूनाइटेड जर्मनी का हिस्सा बना दिया। फ्रांस के लोग इस बात को कभी भूल नहीं पाए। मैं इस चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता, बट जस्ट इमेजिन अगर इंडिया के किसी टेरिटरी का, ठीक है, आपको भी पता है कि हमारे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में कुछ टेरिटरीज हैं, अगर उन टेरिटरीज के एक इंच को भी चाइना ने या पाकिस्तान ने एनेक्स करने की कोशिश की, हम भूलेंगे नहीं कभी, और वो हमेशा एक ओपन वुंड की तरह रहेगा, विच विल बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिग वॉर। तो ये एल्सेस लोरेन जो प्रूशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ये फ्रांस के लोगों के मन में एक लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट बन गई, एंड इट विल बिकम वन ऑफ द रीजन बिहाइंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इस विक्ट्री के बाद एक जर्मन नेशनलिज्म नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया।
ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क की पॉलिसी से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे, और 18 जनवरी 1871 के वर्साइलिस में जर्मन एम्पायर को घोषित कर दिया गया विद विलियम वेन एज द एम्परर। ठीक है, तो विलियम वन को जब जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया, बिस्मार्क फर्स्ट चांसलर बन गए। ठीक है, और जर्मनी जो है इट बिगैन टू इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन यूरोप। ऑटो वन बिस्मार्क की जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी और ऑटो वन बिस्मार्क का जो मिलिटरिज्म था, उस मिलिटरिज्म की वजह से मतलब प्रूशिया के अंदर ना वो लड़कपन भर भर के एंटर हो गया, विच विल बिकम रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ अ पावरफुल मिलिटरिस्टिक एंड सेंट्रलाइज्ड जर्मन एम्पायर, फ्रेंच लॉस ऑफ एल्सिस लोरेन, राइट, ये दोनों कारण बनेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। और ऑस्ट्रिया जो है इस न्यू जर्मन एम्पायर से एकदम बाहर था, इट गॉट रीऑर्गेनाइज्ड, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बन गया 1867 का, और ये अभी भी क्या है, मल्टी एथनिक एम्पायर है। तो ये इस ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ना साउथ में सर्ब नेशनलिस्ट होंगे, इन सर्ब नेशनलिस्ट में बहुत से लोग रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन वाले होंगे। तो ये लोग भी चाहेंगे कि जिस तरह से कई रीजन्स ऑस्ट्रिया से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमें भी आजादी चाहिए, और रशिया को इन सर्ब्स का सपोर्ट मिलेगा, रशिया इन सर्ब्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, इन्हीं में से एक सर्ब नेशनलिस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के शहजादे को गोली मार देगा। जैसे ही वो गोली मारेगा, ऑस्ट्रिया सर्ब्स के अगेंस्ट वॉर घोषित करेगा। जब ऑस्ट्रिया घोषित करेगा, रशिया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर घोषित कर देगा। ठीक है, तो जब रशिया घोषित करेगा, रशिया ने घोषित कर दी, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा, तो फ्रांस रशिया को सपोर्ट करेगा, राइट। और जब फ्रांस और रशिया सपोर्ट में आ जाएंगे, तो फिर ब्रिटेन भी वॉर को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इटली भी बीच में आएगा। ये मतलब आई विल एक्सप्लेन, देयर वाज एन एंटेंगलमेंट ऑफ डिफरेंट अलायंसेस दैट लेड टू दिस। ठीक है, तो देयर इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन जर्मनी एंड इटालियन यूनिफिकेशन प्रोसेस, इसको पढ़ लेना, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ गया वो हैंडल हो जाएगा। उसके बाद इन यूनिफिकेशन मूवमेंट्स की जो सिग्निफिकेंस है, जस्ट गो थ्रू दिस, राइट, एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स ये याद रखना, आंसर करने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होती हैं। ये टाइमलाइन भी बता दी है। ठीक है, टाइमलाइन यानी कि ये वो ईयर्स हैं जो 100% याद होने चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में। इन सालों को लिखकर अगर आप अंडरलाइन करते हो, आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल। ठीक है, दैट इज ऑल, राइट, एंड दिस इज हाउ वी विल नाउ प्रोसीड टू वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो अब हमारी क्लास मंडे को है। कमेंट सेक्शन में जरा बताना, वुड इट बी ओके कि मंडे को अगर हम 5 बजे क्लास रखें, 5 PM, 5 PM क्लास रख ली जाए मंडे को? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, इट विल टेक 40 मिनट्स, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। ठीक है, बच्चों की मंजूरी है तो मैं अब रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मोस्ट लाइकली अगर मुझे टीम की अप्रूवल मिल गया, ठीक है ना यार, बिल्कुल घनश्याम, इवन मैं चाहता हूँ यार जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि यार मेरी मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग मुझे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो अगर ये क्लास ड्रैग ऑन होती है, इसी वजह से ना, जिन फैकल्टीज की मॉर्निंग में क्लास नहीं होती, राइट, तो दे आर एबल टू ड्रैग इट ऑन टिल 10 PM इवन, बट मेरे पास वो स्कोप नहीं है। तो मैं 5 बजे रखना चाहता हूँ, शाम 5 बजे, ताकि अगर हमें पूरे 8:45 या 9 PM तक जाना पड़े, तब 4 घंटे हमारे पास हो। अगर 4 घंटे की क्लास पूरी हुई, तो मैं बीच में 15-20 मिनट की ब्रेक दे दूंगा। अगर बिना ब्रेक के हमने क्लास कंडक्ट की, तो 8, सवा 8 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप भी जल्दी फ्री हो जाओगे, खाना खा लोगे, सो जाओगे, मजे करोगे। ठीक है, 4 PM ऑप्शन कंप्लीट होता है तो बढ़िया है, 1 घंटे का रेस्ट लेना, उसके बाद इधर आ जाना। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच यार, ये समझ में आ गया। देखो, इस डॉक्यूमेंट को आई गिव यू माय वर्ड, हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग में या मेरे एक्सप्लेनेशन में पहली बार में थोड़ा सा हैवी लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सिंपल रखा गया है। ठीक है, इफ यू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट वंस अगेन, कोई भी चीज गले में अटकेगी नहीं। अगर अटकती है, अगली क्लास में, मंडे की क्लास में, फील फ्री टू रीच मी आउट। ठीक है, डाउट पूछ सकते हो अगर पूछना है। ठीक है, अगर वो हमारे मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हुआ, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, और अगर लगा कि ये फार फेच्ड है, तो उसको ब्रीफ में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, जितना कि आपके आंसर में काम आए। शानू, बिल्कुल नहीं घबराना बेटा, ये आंसर राइटिंग के टाइम पे अभी ऐसा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ना ये फिक्र नहीं करनी। डू नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि आप अभी के अभी आंसर लिखना शुरू कर दोगे, अभी याद नहीं रहेगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए आपके आंसर के स्ट्रक्चर पे,
ओपन बुक आंसर लिख लो, ठीक है। ओपन बुक आंसर आप लिख सकते हो, उससे आपको पता रहेगा कि कैसे स्ट्रक्चर करना है आंसर को, ठीक है। धीरे धीरे आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस फिर दिमाग में ये चीजें बैठ जाती हैं। अभी ओपन बुक आंसर ही लिखने हैं, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस रहेगा कि मल्टीपल रीडिंग्स एंड रिविजन्स इसकी करें, और जो आंसर लिखने हैं वो ओपन बुक, उससे अपने आप हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर जब प्रीलिम्स क्लियर होगा, एक्चुअल तैयारी मेंस की तभी होती है। ये एक और फैक्ट बताता हूं, घनश्याम, शानू, प्रिया, एवरीवन, हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना अभी मेंस आंसर राइटिंग की, हम अपने दिमाग में ना एक यूटोपिया में जी रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग भी रिलैक्स्ड है, बेस्ट आंसर, परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करता है, जिसमें हम इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका आंसर करते हैं। लेकिन एग्जाम में तो क्या है, एग्जाम में बैक टू बैक एग्जाम होते हैं। पहले दिन एस्से का, ठीक है, विदाउट एनी छुट्टी, अगले दिन 2 पेपर होते हैं, 9 से 12, 2 से 5, उसके अगले दिन फिर 2 पेपर होते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, बैंड बज जाती पूरी तरह। तो वहां पर ना रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने चलना होता है। तो जब दिमाग को एक इंडिकेशन जाती है ना, सिग्नल जाता है कि अब मेंस मेरा आ रहा है, तो अब हम फिर क्या है, रियलिज्म को आइडियलिज्म को छोड़ के रियल पॉलिटिक को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहां पर हमारी रियल प्रिपरेशन होती है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना, अभी अंडरस्टैंडिंग शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओपन बुक आंसर को अच्छे से स्ट्रक्चर देके लिखना विल बी द सेकंड प्रायोरिटी, राइट। एंड इस मॉड्यूल के कंप्लीट होते होते अगर कुछ आंसर्स आप बिना किताब खोले लिख पाते हैं तो वो लास्ट प्रायोरिटी है। अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच घनश्याम, इट मीन्स अ लॉट। घनश्याम ने ये कहा है कि द रीजन ही फॉलोज मी इज बिकॉज आई नो व्हाट यू पीपल आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स कैन बी डन। थैंक यू सो मच घनश्याम, ये बहुत बड़ी बात बोली यार, क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ के लोगों के मन में ऐसे गलतफहमी आ जाती है कि पढ़ा तो कोई भी लेगा, पढ़ा तो कोई भी लेगा, आपको खाली, मतलब ये बोलते हैं ऐसे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली खोलना है और पढ़ाना है, पढ़ा तो कोई भी लेगा, मैनेज करके दिखाओ जरा तो माने। ठीक है, तो ये भाई ठीक है, राइट, बट नहीं यार, ये इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये सब पढ़ने के लिए वही, और ये सब पढ़ाना मतलब इसमें हमें पता, जब तक हमने ही खुद ही पेपर नहीं दिया, हमने वो गलतियां नहीं कर रखी, हम अटके ना हो, तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आप लोग कहाँ पे अटकोगे, कहाँ पर दिक्कत आएगी और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट्स नॉट सो इजी, मतलब बोलने में बहुत आसान है बट एक्चुअली में हर कोई नहीं पढ़ा सकता, राइट। जिन लोगों ने एग्जाम्स में खुद को रगड़ा हुआ है, they are in a much better position to impart this knowledge into the students in a much more lucid and comprehensive way, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीवन, किसी के खिलाफ मेरे मन में कोई ऐसी ईर्ष्या या द्वेष ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक बात कही है। तो अपना ध्यान रखिएगा, राइट। हाँ जी, एकता क्या हो गया यार, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? ठीक है, तो सेशन को करते हैं यार वाइंड अप। थैंक यू सो मच, ठीक है। बाकी इस बात की वजह से, मतलब ये बात अपने में रहे, बाकी तो सर्वेलेंस होता है, इट्स अ ऑनलाइन वीडियो है ना, इसको देखा जाता है। वैसे ही आजकल स्क्रूटनी खूब चल रही है मेरी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून ऑन मंडे 5 PM मोस्ट लाइकली, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।